हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर्स इको वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में बिहार एस्टेट 2023 में जो पेपर हुआ था, इसमें पूछे गए इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो मार्शल की डेफिनेशन पूछ ली गई इकोनॉमिक्स की। एनसीईआरटी, अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम डेफिनेशंस देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स में, वहाँ पे पहले चैप्टर में ही हमें डेफिनेशन गिवन होती है। वेल्थ ओरिएंटेड, स्केर्सिटी के ऊपर फोकस जो डेफिनेशन है, और वेलफेयर ओरिएंटेड। अगर मार्शल की बात करें, इनकी परिभाषा कल्याण केंद्रित है, यानी वेलफेयर से ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है मार्शल ने। और उन्होंने 1890 में ये डेफिनेशन दी थी वेलफेयर ओरिएंटेड, अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। और उन्होंने कुछ इस तरीके से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र क्या है? जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। मैनकाइंड की स्टडी करता है जीवन के एक सामान्य व्यवसाय में, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू मार्शल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स की अदर डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर मेंशन है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। एडम स्मिथ की डेफिनेशन 1776 में एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कि इकोनॉमिक्स एक वेल्थ की स्टडी है, एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ वेल्थ की ही स्टडी करता है। इनकी बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था इन द ईयर 1776। अदर इकोनॉमिस्ट की बात करें जिन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, उनमें सबसे पहले जेबी से आते हैं अपने। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, वेल्थ की डेफिनेशन ही दी थी इन्होंने भी। जेएस मिल ने भी इकोनॉमिक्स की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। वोकर और सीनियर ने भी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। डेफिनेशन आप देख लेना। अगर बात करें एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ ने को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और ये उनकी डेफिनेशन है। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की स्टडी करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन था कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो क्या थी। पहले इन्होंने 1890 में ये बुक दी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। और इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया? इनकी डेफिनेशन जो है उसके स्टार्टिंग में ही हमें ये मेंशन था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। और इनको हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर भी मानते हैं, फाउंडर भी मानते हैं। इनकी इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? वेलफेयर के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन 1932 में दी थी। किसने दी थी? लियोनेल रोबिन्स ने। रोबिन्स की डेफिनेशन स्केर्सिटी यानी दुर्लभता के ऊपर जो केंद्रित है। इनकी बुक का नाम याद रखना है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक इन्होंने 1932 में पब्लिश की थी। इसमें इकोनॉमिक्स को इन्होंने स्केर्सिटी की तरीके से डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास रिसोर्स स्केयर्स हैं, दुर्लभ हैं। उन दुर्लभ साधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट करना है, इसी का अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट और लास्ट अपनी डेफिनेशन सैमुअलसन ने दी थी, 1948 में दी थी। इनके अलावा ये ग्रोथ वाली डेफिनेशन और ग्रोथ की जो डेफिनेशन है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के ऊपर फोकस है। इस डेफिनेशन का फोकस दोनों के ऊपर है कि प्रेजेंट जनरेशन का भी ग्रो करना है और फ्यूचर जनरेशन को भी हमें ग्रो करना है। और सोलो भी ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड दी थी। तो इन्होंने क्या किया? वेलफेयर को और स्केर्सिटी को, इन दोनों ही मेथड्स को जोड़कर अपनी डेफिनेशन दी, और ये इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अपनी भाई 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है वहीं से पूछ लिया। क्या पूछा? अर्थशास्त्र का दायरा यानी स्कोप से पूछा है कि इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंडर कौन सा नहीं आता है। ये भी एनसीईआरटी 12th से ही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले धन और आय का वितरण। ये हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं कि धन को, आय को कैसे वितरित करना है। राष्ट्रों की वृद्धि और विकास कैसे होगी, ये भी अर्थशास्त्र हमें बताता है। देश में मूल्य वृद्धि के कारणों का अध्ययन करना, मूल्य वृद्धि यानी इन्फ्लेशन के बारे में भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे करना है, ये पोल साइंस के अंदर पढ़ते, इकोनॉमिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ते। यहाँ से राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की मूल समस्या, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको पीपीसी के थ्रू हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं
क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये तीनों ही समस्याएं अपनी केंद्रीय समस्या होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की। तो क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, तीनों ही समस्याओं का अध्ययन करते हैं हम। क्या करना के अंदर हम बात करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में, और हाउ मच की जो प्रॉब्लम है वो इसी के अंडर आती है। हाउ मच यानी कितना प्रोडक्शन करना है, वो प्रॉब्लम जो है वो क्या उत्पादन करना है से संबंधित है। दूसरी कैसे करना है, आपको श्रम को अधिक यूज़ करना है, लेबर को, या फिर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट है किसके लिए उत्पादन करना है, आपको रिच के लिए प्रोडक्शन करना है या फिर पुअर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है। केंद्रीय समस्या यानी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने देख लिया कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्राइस, मूल्य तंत्र यानी अपना जो प्राइस मैकेनिज्म है कि प्राइस अपना कैसे डिसाइड होगा, अपनी डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी वहीं पे प्राइस अपना डिसाइड हो जाएगा, ऐसा मूल्य तंत्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो मूल्य तंत्र के ऊपर आधारित है हमारी कौन सी आर्थिक प्रणाली। हमारे पास यहाँ पे 3 प्रणालियाँ गिवन हैं। सबसे पहली प्रणाली पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी मिक्स इकोनॉमी और तीसरी समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीनों के बारे में देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी प्रणाली है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन को डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, यानी यहाँ पे जो प्रभुसत्ता होती है वो एक उपभोक्ता की होती है। उपभोक्ता ही हमारा सुप्रीम पावर होती है उपभोक्ता के पास, और जो इसे चाहिए वही प्रोड्यूस किया जाता है। और कैसे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। यहाँ से राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों ही के ऊपर निर्भर करता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइस कितने होंगे, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार की चलती है, सरकार डिसाइड करेगी कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, तो ये अथॉरिटी की चलती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि मूल्य तंत्र या फिर उपभोक्ता की कहाँ चलती है, हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी हमारा किस तरीके की शेप वाला होता है। ये अपना मूल बिंदु ओ है, इस मूल बिंदु की तरफ इसका जो आकार होता है वो अवतल होता है, कॉनकेव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र 12th क्लास की एनसीईआरटी का माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही ये दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, एक और पीपीसी से ही। इन्होंने क्या कहा कि किस स्थिति में अपना उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ये आपका पीपीसी कर्व है, मूल बिंदु की तरफ अवतल है ना कि उत्तल। अब ये बाहर की तरफ स्थानांतरित कब होगा, इसकी हमें शिफ्टिंग बतानी है कि ये अपना जो आउटवर्ड शिफ्ट कब होगी। इसमें अर्थव्यवस्था में विकास होगा तब भी होगी, उत्पादक साधनों में वृद्धि हो जाए, आपके पास संसाधन बढ़ जाएंगे, तब आप पहले एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे और वाई प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर आप x2 और y2 को प्रोड्यूस कर पाओगे, यानी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे अगर आपके उत्पादक संसाधनों में वृद्धि हो गई है। इस कर्व का बाहर जाना दिखाता है कि आप पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। तो यहाँ से अपना कि अर्थव्यवस्था में अगर विकास होता है, उत्पादक संसाधनों में वृद्धि होती है या फिर आपकी टेक्निक में सुधार हो जाता है, तब भी ऐसा होता है कि पहले के कंपैरिजन में आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो। यहाँ पे तीनों ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अपना पीपीसी बाहर की तरफ स्थानांतरित होगा। डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पीपीसी बाहर कब जाएगा, जब अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगी या फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे या टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन मांग का निर्धारक नहीं है। सबसे पहले वस्तु की कीमत, हमारी जो गुड है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं उसकी कीमत में जब परिवर्तन आएगा तो अपना मांग वक्र में बदलाव आएगा, हमारी जो मांग है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमत, रिलेटेड गुड्स जो हैं जैसे पूरक वस्तु, कंप्लीमेंट्री गुड्स और अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनके जब प्राइसेस में चेंज आएगा, इनके प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज होने से, इनके प्राइसेस के इंक्रीज डिक्रीज होने से हम जिस वस्तु को मांग रहे हैं उसकी मांग में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। आय के स्तर की बात करें, इससे भी हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना कंज्यूम करेंगे। इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ती है
और इनकम के घटने से जब इनकम गिरेगी तो अपनी डिमांड भी गिर जाएगी। तो आय का स्तर भी हमारी मांग को निर्धारित करता है। लेकिन अगर बात करें सरकार का प्रकार, आपकी सरकार किस पार्टी की है, किस तरीके की है, इसके बेसिस पर हमारी डिमांड प्रभावित नहीं होती है, मांग प्रभावित नहीं होती है। यहां से ऑप्शन नंबर डी होगा जो मांग का निर्धारक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन भी भाई अपनी 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से ही है। नेक्स्ट, मांग वक्र, ये भी एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है। मांग वक्र का ढलान दाईं ओर नीचे की ओर किसके कारण होता है? मांग वक्र का जो ढलान है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, राइट साइड नीचे की तरफ क्यों होता है अपना डिमांड कर? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ऐसा होता है कि आपका वक्र गिरता हुआ नीचे की तरफ होता है राइट साइड। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शुरू की यूनिट्स को लेते हो, इनिशियल यूनिट्स के लिए आपकी यूटिलिटी हाई रहती है। शुरुआती इकाइयों को जब उपभोग करते हो तो आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो बहुत हाई लेवल पे रहती है। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे इकाइयाँ ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हो, इनके उपभोग से मिलने वाली यूटिलिटी बहुत लो लेवल पे आ जाती है। इसी वजह से आपका मांग वक्र कैसा होता है? दाईं तरफ नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यानी आपने एक्स का प्रोपोर्शनल चेंज, एक्स की डिमांड में, एक्स गुड के डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज को लिया और इसको डिवाइड कर रखा है वाई की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी आपका जो वाई गुड है इसके प्राइस में जो चेंज आया वो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, इसको बोलते हैं हम मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी, या आडी लोच या तिरछी लोच भी इसको कहा जाता है मांग की। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ फॉर्मूला दे करके पूछा गया ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला किसका है? मांग की तिरछी लोच या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था ये भी अपनी 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। अब ये भी अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसके अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो टोटल जो यूटिलिटी है वो कैसी रहेगी, कुल उपयोगिता कैसी होगी? सबसे पहले देखते हैं टीयू हमारा कैसा होता है। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिशिंग होती है, ऐसे गिरती हुई होती है। अब जहाँ पे ये ज़ीरो है यहाँ पर हमारी तो भाई ये अपनी टीयू है। टीयू की रेट की बात करें, ये डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ती है और फिर जैसे अपनी एमयू गिर जाती है ये गिरने लगती है। शुरू में जब ये बढ़ती है तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। रीज़न क्या है? आपकी एमयू शुरू से ही गिर रही होती है तो इसकी जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट से ही अपना टोटल यूटिलिटी कर्व बढ़ता है। और जहाँ पे इस ई बिंदु के ऊपर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, इस टाइम पर अगर हम ऊपर जा करके देखें तो टोटल यूटिलिटी कैसी है? टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम हो रखी है, यहाँ पे मैक्सिमम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 11, एक और माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन, उदासीनता वक्र के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? उदासीनता वक्र अपने आईसी कर्व के बारे में हमें पढ़ना है। आईसी कर्व क्या वे दाहिनी और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं? बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड ये नीचे की तरफ झुकता हुआ अपना आईसी कर्व बनता है। वे मूल बिंदु की तरफ उत्तल होते हैं। हाँ, ये मूल बिंदु ओरिजिन से लेकर के इनकी जो शेप होती है वो उत्तल यानी कन्वेक्स होती है। वे एक दूसरे को काट सकते हैं, ये अजम्पशन नहीं है क्योंकि एक आईसी दूसरे आईसी को काट नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हायर आईसी और ये लोअर आईसी, इसका मतलब इस एक बिंदु पर सेम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला आईसी ज़्यादा संतुलन देता है, नीचे वाला कम संतुलन देता है और इस बिंदु पर दोनों कर्व एक समान संतुलन देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए नहीं होते हैं। उदासीनता वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में सी जो अजम्पशन है वो गलत है, गलत को ही हमें छाटना था। क्वेश्चन नंबर 12, उदासीनता वक्र अगर आपका समकोण है, कुछ इस तरीके का है, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, एल शेप को भी अगले पेपर में आपको मिल जाएगा कि एल शेप जो कर्व होता है या फिर जो समकोण कर्व होता है वो किन वस्तुओं के मामले में देखने को मिलता है। अपना आईसी कर्व जब आपकी एक्स वस्तु और वाई वस्तु ये दोनों वस्तु एक दूसरे की पूरक होंगी, कंप्लीमेंट्री होंगी, उस सिचुएशन में हमें आईसी कर्व की जो आकृति है वो कैसी देखने को मिलेगी? उदासीनता वक्र की आकृति समकोण देखने को मिलेगी या फिर एल शेप की देखने को मिलेगी जब दोनों वस्तु आपकी पूरक होंगी, कंप्लीमेंट्री होंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ति वक्र, ये भी अपना 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु का आपूर्ति वक्र यानी पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व की बात हो रही है, वो कैसा होता है? ये अपनी लेफ्ट साइड, ये अपनी राइट साइड सप्लाई कर्व बनाते हैं। सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऐसे, ये अपना सप्लाई कर्व होता है और ये कैसा है? राइट साइड की तरफ ऊपर जाता हुआ है। सबसे पहली बात, दाहिनी और नीचे की तरफ इसका ढलान नहीं होता। इसका ढलान कैसा है? ऊपर की तरफ जाता हुआ है। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ऐसा डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व ऐसा होना, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा यानी अपनी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जब होता, जब हमारी सप्लाई कैसी रहती? इन इलास्टिक होती, बेलोचदार होती। दाहिनी और ऊपर की तरफ ढलान, ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे सप्लाई कर्व का आपूर्ति वक्र की जो आकृति है वो दाहिनी और ऊपर की तरफ ढलान वाली होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट तरफ होती है और ऊपर की तरफ जाती हुई होती है। सम उत्पाद वक्र के बारे में बोला गया है। सम उत्पाद वक्र आइसो क्वांट कर्व के बारे में। आइसो क्वांट कर्व कैसा होता है? जैसे अपने आईसी कर्व होता है उसी तरीके से अपना आइसो क्वांट कर्व होता है। बिल्कुल आइसो कर्व की तरह ही ये दो गुड्स के बाद, जैसे आइसो इंडिफरेंस कर्व हमारा दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, सिमिलरली आइसो क्वांट कर्व हमारा क्या दिखाता है? कैपिटल लेबर दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। कैपिटल एंड लेबर्स के कॉम्बिनेशन जो कि सेम यूनिट को, सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करके देंगे। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है आइसो क्वांट कर्व। तो आइसो क्वांट कर्व कैसा होता है? मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है, यही करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक ढलान वाला नहीं होता क्योंकि इसका ढलान कैसा है? नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। एक दूसरे को काटते हैं नहीं, जैसे जो अजम्पशन हम आईसी कर्व में पढ़ते हैं वही अजम्पशन यहाँ पे आइसो क्वांट के ऊपर फॉलो हो जाएंगी। यहाँ पे राइट आंसर एक दूसरे को काटते हुए, ये गलत आंसर है भाई। आंसर क्या होगा कि ये मूल बिंदु की तरफ, हमारे ओरिजिन जो पॉइंट है इसकी तरफ इसकी आकृति कॉन्वेक्स होती है, उत्तल होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माता यानी प्रोड्यूसर उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में होगा जहां पे आपकी आइसो कोस्ट यानी सम लागत रेखा आपके आइसो क्वांट सम उत्पाद वक्र को टच करती हुई होगी, स्पर्श करती हुई होगी, जहां पे आपकी ये आइसो क्वांट है और ये आपका आइसो कोस्ट कर्व है। जहां ये दोनों एक दूसरे के, इस ई बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हो गए, यहीं पे एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ पे ये दोनों स्पर्श करेंगे, ना कि काटेंगे। काटने का मतलब क्या होता है कि ये आपकी आइसो कोस्ट है और आपका जो ये आइसो क्वांट है वो कुछ इस तरीके से काटे और यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम दिखा दो या फिर यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, लघु अवधि के उत्पादन फलन को हम और किस नाम से जानते हैं? हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग रन के और शॉर्ट रन के। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में हमारा एटलीस्ट एक फैक्टर वेरिएबल रहना चाहिए। शॉर्ट रन में एक फैक्टर अपना वेरिएबल होता है, अदर फैक्टर हमारे फिक्स रहते हैं। लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन में हमारा जितने भी फैक्टर्स हैं वे सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं। उनकी क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हो, चाहे वो पहले फिक्स थे लेकिन बाद में लॉन्ग रन में आकर वो कैसे हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। तो अगर बात करें लघु अवधि के उत्पादन फलन का एक एग्जाम्पल, तो परिवर्तन अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमारा शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पैमाने की बात करें, ये लॉन्ग रन की बात होती है, स्केल। समसीमांत इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन से। उपयोगिता की बात कंज्यूमर के लिए होती है, ना कि प्रोड्यूसर के लिए। नेक्स्ट करते हैं, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत। परिवर्तनीय अनुपात ये भी अपना भाई 12th क्लास सेकंड ये जो टॉपिक है इससे दूसरा क्वेश्चन बन गया है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम, इसके तहत होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब टोटल आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो रखा होगा, सीमांत उत्पाद आपका शून्य होगा। जिस टाइम पे आपका टीपी टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहीं पे नीचे आके देखेंगे तो कितना मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12th क्लास की माइक्रो एनसीईआरटी बुक से ही अगला क्वेश्चन है। दीर्घकालीन औसत कुल लागत वक्र जो होता है वो तश्तरी की आकार का यानी एक सोसर के शेप का क्यों होता है? जैसे सोसर होता है, अपना बोल होता है, इसकी आकृति क्यों होती है? लॉन्ग रन के एवरेज कोस्ट कर्व की। सबसे पहले देखते हैं, ये अपना शॉर्ट रन का एवरेज कोस्ट है, SAC है, ये शॉर्ट रन का एवरेज कोस्ट कर्व है और ये लॉन्ग रन का है ऊपर वाला।
सबसे पहले परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इनके यू आकृति होने का, इनके यू शेप होने का रीजन क्या परिवर्तनशील अनुपात का नियम है या फिर पैमाने की अर्थ में इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है? रीजन क्या है? सबसे पहले शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन का जो अपना एसी कर्व होता है उसके यू शेप होने का कारण होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। लॉन्ग रन के एसी कर्व की बात करें, लॉन्ग रन के एसी कर्व की यू शेप होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि लॉन्ग रन में हमें इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज मिलती हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, इसीलिए लॉन्ग रन का जो एसी कर्व है वो यू शेप का होता है। तो लॉन्ग रन की हमसे पूछिए, लॉन्ग रन में आ जाएगा पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं या फिर विसंगति होती हैं, इसीलिए शुरू में तो आपकी कॉस्ट गिरती है, फिर कांस्टेंट होकर के बढ़ने लगती हैं। लागत क्यों बढ़ती हैं भाई लॉन्ग रन में? क्योंकि अपने पैमाने में विसंगति आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ विसंगति आ जाती है, उसी डिस्टोर्शन की वजह से हमारा लॉन्ग रन का एसी कर्व कैसा होता है? बढ़ता हुआ होता है लास्ट में, यू शेप का। पूर्ण प्रतियोगिता फिर से एनसीईआरटी 12th का ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। पूर्ण प्रतियोगिता, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया। पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उद्योग है, उद्योग के अंदर इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये इंडस्ट्री, ये फर्म। इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है जहाँ पे आपकी सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, यहाँ पे प्राइस लेवल को डिसाइड कर देती हैं और यही प्राइस लेवल अदर फर्म्स को मिलता है। तो फर्म्स के लिए तो जितने भी फर्म हैं उनके लिए जो जो प्राइस लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सभी इसी एक कीमत पर अपने सामान को बेच सकती हैं। उद्योग कैसे डिसाइड करता है? मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित करता है कि कीमत कितनी होनी चाहिए। यहाँ से मांग और पूर्ति का बल, यानी मांग और पूर्ति की फोर्सेस जो होती है, डिमांड सप्लाई फोर्स, उनके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कीमत को। किसके द्वारा? उद्योग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, एक एकाधिकारवादी दीर्घ अवधि में किस प्रकार का लाभ कमा सकता है? एकाधिकारवादी है, यानी आपके पास मोनोपोली है। अब ये जो मोनोपोली है लॉन्ग रन में किस तरीके के प्रॉफिट को कमाएगा ये हमें बताना है। अगर मोनोपोली की बात करें, इस तरीके की फर्म के अंदर, इस तरीके की मार्केट में ना तो कोई फर्म एंट्री कर सकती है, ना तो यहाँ पे एंट्री देखने को मिलेगी और ना ही यहाँ से एग्जिट होगा। एंट्री एग्जिट नहीं होगा, एक फर्म है वही रहेगी, अदर फर्म आएंगी ही नहीं। तो इसके प्रॉफिट कैसे रहेंगे? अति सामान्य लाभ इसको मिलते रहेंगे लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में भी अल्पकाल में भी, दोनों ही समय में, दोनों टाइम पीरियड में। इधर इट इज़ लॉन्ग रन और इट इज़ शॉर्ट रन, इसके जो प्रॉफिट रहेंगे वो अति सामान्य इसको मिलते रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मोनोपोली के केस में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी भाई 12th क्लास की एनसीईआरटी से ही था। ऑलमोस्ट 40% 40 to 45% क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी 11-12 से ही बने हैं। सत्य कथन को, यानी जो राइट स्टेटमेंट है उसको छांटना है। उत्पादन विभेदन करना, यानी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। आपका जो उत्पाद है वो रंग रूप आकार में एक दूसरे से अलग अलग होगा। ये एकाधिकारवादी जो प्रतिस्पर्धा होती है, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म की यही विशेषता होती है। मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट में यही देखने को मिलता है, आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है। फर्स्ट इज करेक्ट। ड्यूओपोली के अंदर द्वैधिकार होता है, उसके अंदर दो विक्रेता होते हैं, ये भी करेक्ट है। और ड्यूओपोली अपनी ओलिगोपोली का एक पार्ट है, अल्पाधिकार का ही, ओलिगोपोली का ही एक पार्ट का नाम क्या है? ड्यूओपोली। एक एकाधिकारवादी के पास पूर्ति वक्र नहीं होता, ये भी सही है। आपका मोनोपोली बाजार में पूर्ति वक्र नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? पूर्ति वक्र में हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप इतनी सप्लाई कर रहे हो, प्राइस बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर सप्लाई होनी चाहिए, आपकी सप्लाइड क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी आप पूर्ति वक्र को बना पाते हो। लेकिन मोनोपोली के केस में इसी पर्टिकुलर अमाउंट को, जैसे ये 50 इकाइयाँ हैं, इन्हीं 50 इकाइयों को किसी से वो कम रुपए में देगा किसी को, और किसी दूसरे कंज्यूमर को वो इन्हीं 50 इकाइयों को P3 में बेचता हुआ देखने को मिलेगा। यानी एक ही क्वांटिटी को अलग अलग कीमतों पर बेचता है। इसीलिए मोनोपोली के केस में आपको एक पर्टिकुलर सप्लाई कर्व नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट अपनी करेक्ट हैं। किसके बारे में? अलग अलग मार्केट के बारे में थी। ये अलग अलग मार्केट है, ये भी अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 22, कुर्नो का जो ड्यूओपोली का मॉडल है उसके तहत ड्यूओपोली, यानी आपका द्वैधिकार वाला जो विक्रेता है,
वो किस में परिवर्तन करेगा, उसके द्वारा क्या चीज़ चेंज की जाती है, तो वो उत्पादन में परिवर्तन करता है, अपने राइवलरी फर्म का आउटपुट को कांस्टेंट मानते हुए अपने आउटपुट में चेंज लाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो इस बची हुई मार्केट का मैं इतना उत्पादन करूँगा। वो अपने उत्पादन को निर्धारित करता है, अपने राइवलरी के आउटपुट को कांस्टेंट मानकर, कांस्टेंट भी आउटपुट को मान के चलता है, और जिस चीज़ में चेंज करता है वो भी उसका आउटपुट ही होता है, जिसको वो बढ़ाता है या घटाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टॉपिक तो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के लेवल का ही है, मार्केट के स्ट्रक्चर, लेकिन लेवल थोड़ा सा एडवांस हो गया। कुर्नो, अब आप क्या करोगे यहाँ से, कुर्नो, बर्ट्रैंड, एजवर्थ, इन सभी मॉडल्स को देख लेना, चैम्बरलिन के जो ड्यूओपोली के मॉडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किंग डिमांड कर्व की परिकल्पना हाइपोथेसिस के किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो किंग डिमांड कर्व का जो कंसेप्ट है कि आपके एआर वक्र में किंग देखने को मिलेगा, ये किस तरीके की मार्केट में होता है, ओलिगोपोली मार्केट के अंडर ये डिमांड कर्व देखने को मिलता है। और ये किसने दिया था, पोल एम स्वीजी ने दिया था। होल एंड हिच ने भी सेम टाइम पर 1939 में, सेम टाइम पर होल हिच ने भी किंग डिमांड कर्व की हाइपोथेसिस दी थी, अपनी थियरी दी थी, लेकिन सबसे पहले इसमें नाम फेमस है पीएम स्वीजी का। पोल एम स्वीजी का नाम फेमस है। किंग डिमांड कर्व के कंसेप्ट को देने वाले कौन थे, पोल एम स्वीजी। 1939 में पोल एम स्वीजी ने अपनी बुक लिखी थी। ये पब्लिश जो बुक की थी उसका नाम क्या है, डिमांड अंडर कंडीशंस ऑफ ओलिगोपोली, एन आर्टिकल इंट्रोड्यूसिंग द किंग डिमांड कर्व। बुक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर बुक किसकी है, तो ये पोल एम स्वीजी ने जिसमें किंग डिमांड कर्व को एक्सप्लेन किया था, उस बुक का नाम है। सिमिलरली सेम टाइम पीरियड पर रॉबर्ट होल और चार्ल्स हिच ने 1939 में ही अपनी बुक पब्लिश की थी। उनके आर्टिकल का नाम क्या है, प्राइस थियरी एंड बिजनेस बिहेवियर, ये उनकी बुक का नाम है। होल एंड हिच की बुक का नाम क्या है, प्राइस थियरी एंड बिजनेस बिहेवियर। इसके अंदर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था ओलिगोपोली के अंदर जो किंग देखने को मिलता है डिमांड कर्व में, उसको। और ये किंग क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है कि एक ओलिगोपोली जो फर्म होती है हमारी, जब एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो अदर फर्म उसको फॉलो नहीं करती। वहीं इसका उल्टी सिचुएशन की बात करें, जब एक फर्म अपनी कीमत को गिराती है तो दूसरी फर्म उसको फॉलो कर लेती हैं। इसीलिए आपके डिमांड कर्व में बीच में किंग देखने को मिलता है। और वो किंग क्या दिखाता है, आपकी प्राइस की फिक्सिडिटी, आपकी कीमत जो है वो स्थिर रहेंगी, और आपकी क्वांटिटी की रिजिडिटी को शो करता है वो किंग वाला पॉइंट। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ देखने को मिलती है, डिसकंटिन्यूटी किस कर्व में देखने को मिलती है, आप उस टाइम पे याद रखोगे एमआर वक्र। एमआर वक्र में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। और ये डिसकंटिन्यूटी क्यों देखने को मिलती है, उसका रीज़न भी यही है कि जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें कि जब कीमतें बढ़ती हैं, एक फर्म कीमत को बढ़ाती है तो अदर फर्म कीमत को फॉलो नहीं करती, इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। और नीचे वाले पोर्शन में जैसे ही कोई एक फर्म कीमत को गिराती है तो अदर फर्म्स भी गिरा लेती हैं। तो ये इन दोनों रीजंस की वजह से बीच में डिसाइड नहीं चलता, कि पता नहीं चल पाता कि आपका एमआर, किस पर्टिकुलर फर्म का जो एमआर है वो कितना है। तो अगर इस पोर्शन पे बात करें तो पता नहीं चल पाता कि कितना एमआर है आपका, इसीलिए एमआर में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और किंक हमारा कौन सा कर्व होता है, किंक होता है हमारा एआर वक्र, और डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी अपने एमआर वक्र में। क्वेश्चन नंबर 24, किंग डिमांड कर्व के अनुरूप सीमांत राजस्व वक्र यानी एमआर वक्र कैसा होता है। एमआर वक्र अपना होता है टूटने वाला यानी डिसकंटिन्यूड। अभी देख के आए हम एमआर वक्र कैसा था, डिसकंटिन्यूटी थी एमआर वक्र के अंदर, यहां बीच में डिसकंटिन्यूटी देखने को हमें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्पादन के कारकों की मांग कैसी होती है। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। उनकी डायरेक्ट डिमांड हम नहीं करते, व्युत्पन्न है, क्योंकि उनकी मदद से हमें डिमांड, जो चीज़ हमें चाहिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्प करेंगे। इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसको हमें छांटना है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है एमआरपी आपका एमपीपी के बराबर होगा। एमआरपी इक्वल होगा आपके एमपीपी के, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा आपका। ये करेक्ट हो जाएगा। आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है,
MRP के इक्वल होती है। MRP यानी मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू। ये भी करेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन में यही देखने को मिलता है। VMP किसके इक्वल होता है? VMP का, यहाँ पे VMP का फॉर्मूला क्या होता है अपना, हम क्या करते हैं, MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कीमत के साथ, प्राइस के साथ। तीनों ही स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लगान किसके अधिशेष के रूप में प्राप्त होता है? किसके अधिशेष के रूप में उत्पन्न होता है लगान? लगान का मतलब क्या है? लगान कैसे निकालते हैं? हम रेंट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू में से जितनी भी लागत आई उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा हमने कमा लिया। तो लागत के ऊपर कितना अतिरिक्त आपको मिला उसको हम क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। यहाँ पे उत्पादन लागत अपना करेक्ट हो जाएगा कि लगान किसके ऊपर अधिशेष मिलता है? लागत के ऊपर मिलने वाले अधिशेष को ही हम लगान कहते हैं। लगान की परिभाषा से क्वेश्चन है, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 28। वेतन निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत में, ये वेज थियरी से क्वेश्चन बन गया। आपको रेंट की थियरीज, प्रॉफिट की थियरीज, साथ ही साथ आपको वेज की थियरी, इन सभी थियरीज के ईयर क्रोनोलॉजी, कौन सी थियरी किस पर्टिकुलर प्रोपाउंडर ने दी है वो याद कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इन तीनों थियरीज से क्वेश्चन बनेगा। तो वेज की थियरी के बारे में पूछा है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी यानी वेज को डिसाइड कौन करता है? तो आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थियरी मान के चलती है कि डिमांड और सप्लाई जो होती है लेबर की, उसके बेसिस पर हमारा वेतन है, वेज है, वो डिसाइड होगी। जहाँ पे लेबर की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी वहीं पे हम वेज रेट को डिसाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29। वेतन निर्धारण के में सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में सौदेबाजी होती है किस तरीके की मार्केट के बीच में? जब आपके सेलर और बायर दोनों ही सिचुएशन में किस तरीके की मार्केट होगी कि आप सौदेबाजी से डिसाइड करोगे कितना आउटपुट बेचना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है और प्राइस लेवल कितना होना चाहिए। ये डिसाइड होगा बार्गेनिंग पावर की मदद से, और साथ ही साथ नेगोशिएशंस होंगी, और यहाँ पे सौदेबाजी होकर के तब डिसाइड होगी ये दोनों ही चीज़ें। जब आपके सब सेलर और बायर कैसे हों? दोनों ही मोनोपोली हो, दोनों ही केस में आपकी मोनोपोली हो, यानी एकाधिकार और क्रेता दोनों ही एकाधिकारवादी हों, तभी क्या होगा, आप बार्गेनिंग करके ही डिसाइड करोगे क्वांटिटी को भी और कीमत को भी। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, अब इससे पहले वेतन क्या था? वेज थियरी थी। अब हमसे पूछ लिया प्रॉफिट की थियरी। इससे पहले हमने बीपीएससी के जो टीआरई 1, 2, 3 के पेपर किए वहाँ पे भी हमने देखा था प्रॉफिट की थियरी से क्वेश्चन तीनों ही बार थे। तो प्रॉफिट की थ्योरी पूछ ली लाभ परिवर्तन वाली। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत दिया था शुम्पिटर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। शुम्पिटर ने दिया था, 1934 में दिया था। इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को भी डिफाइन किया है कि कैसे एक प्रोडक्ट शुरू में मार्केट में जब आता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे जैसे बाकी फर्म इस आइडिया को चुराती हैं या फिर अपने आइडियाज़ लेकर के आती हैं, जो ये नई क्रिएटिविटी थी ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, इसका विध्वंस हो जाएगा। इसको इन्होंने कहा था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। द जे शुम्पिटर, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट की अदर थियरीज हैं, जैसे रिस्क बियरिंग थियरी होले ने दी थी। इन्होंने कहा था कि रिस्क बियर करने का जो रिवॉर्ड मिलता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। अनसर्टेनिटी की जो थियरी है ये नाइट की है। इन्होंने कहा था अनइंश्योरेबल रिस्क को ही हम बियर करते हैं तो उससे रिवॉर्ड मिलता है, उसको इन्होंने प्रॉफिट कहा। इनोवेशन थियरी शुम्पिटर की थी। शुम्पिटर ने भी यही बोला कि भाई इनोवेशन जो करेगा एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉफिट मिलेगा। डायनामिक थ्योरी क्लार्क की थी। इन्होंने कहा कि जैसे इकोनॉमी में अप एंड डाउन आते हैं, कंज्यूमर की चॉइसेस में चेंजेस आते हैं, उन डायनामिक चेंजेस की वजह से हमें जो बेनिफिट होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को जो बेनिफिट होते हैं क्लार्क के अकॉर्डिंग वही उसके प्रॉफिट हैं। वोकर ने रेंट की थियरी दी। इन्होंने रेंट की जैसा बता दिया कि जैसे लैंड को रेंट मिलता है, सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है उसकी मेहनत का, उसकी उस एबिलिटी की वजह से। मोनोपोली थियरी चैम्बरलिन ने दी थी और रॉबिन्सन ने दी थी। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में मोनोपोली पावर है, उसी पावर को यूज़ करके जो वो बेनिफिट अर्न करता है ना, वही उसके प्रॉफिट है। नेक्स्ट करते हैं, ये भी भाई अपनी एनसीईआरटी से ही है। 11th-12th के 2 क्लासेस की एनसीईआरटी रीड कर लेना, 50% पेपर उसी से हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है?
आय का जो अपना सर्कुलर फ्लो होता है उसमें दो तरीके की बात करते हैं हम। दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक होते हैं रियल और दूसरे होते हैं मॉनेटरी या फिर नॉमिनल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो। तो मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो में हम गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ आती हैं गुड और दूसरे से पहले की तरफ जाती हैं गुड्स या फिर सर्विसेज। मॉनेटरी में मनी इनकम को हम, जैसे आपने पेमेंट की, मनी के रूप में पेमेंट करते हैं। एंटरप्रेन्योर यानी जो फर्म वाला सेक्टर है, फर्म हमारे गृहस्थ की तरफ, गृहस्थ हमारे फर्मों की तरफ जो पेमेंट्स करते हैं उसको हम मॉनेटरी के अंडर लेकर के चलते हैं। तो हमारे दो प्रवाह देखने को मिलते हैं आय के अंदर। वास्तविक रियल प्रवाह जिसमें आप गुड और सर्विसेज लेते हो, गुड और सर्विसेज आते हैं वास्तविक प्रवाह के अंदर, रियल फ्लो के अंदर। पूंजी प्रवाह कह लो या फिर इसको मॉनेटरी या नॉमिनल प्रवाह कह लो। नॉमिनल फ्लो के अंदर आते हैं अपने पेमेंट्स, चाहे वो हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर की तरफ गई हों या फिर फर्म से हाउस होल्ड को की गई हों, पेमेंट्स को मानते हैं हम नॉमिनल फ्लो। तो दोनों ही तरीके के प्रवाह देखने को मिलेंगे आय के चक्रीय प्रवाह में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है? इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको मध्यवर्ती कहेंगे? हमारी दो तरीके की गुड्स होती है, एक होती है इंटरमीडियरी, दूसरी फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडियरी को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। हमें छांटनी है इंटरमीडियरी गुड कौन सी है। सबसे पहले घरेलू पार्टी के लिए मिठाई बनाने में चीनी को यूज करना है, तो जो ये चीनी है ये अपनी इंटरमीडियरी हो जाएगी। यहाँ से राइट आंसर तो हमें मिल गया कि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, जो बीच में यूज की जाएगी। किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होने वाली गुड को मध्यवर्ती कहते हैं। एक शोधकर्ता के अध्ययन कक्ष में स्थापित कंप्यूटर, अब वो उसके पास आ गया कंप्यूटर, अब वो कंप्यूटर को यूज करके कोई नया कंप्यूटर या बड़ा कंप्यूटर बनाने वाला नहीं है, ये उसके लिए उसका फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल, ये हमारा फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा, ना कि इंटरमीडिएट। एक परिवार द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, जब फर्नीचर खरीद लिया इसको हम कंज्यूम कर लेंगे, कि फाइनल कंजम्पशन का पार्ट है, फाइनल गुड हो गई हमारे लिए, ना कि इंटरमीडिएट। ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी, पुलिसिंग में यूज होने वाला वाहन, पुलिस जिस वाहन को यूज कर रही है उस वाहन की मदद से जो पुलिस है वो कुछ मतलब आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है, उसको यूज कर रही है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में उसको यूज कर रही है, ये भी नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड होगी अपनी चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी की अवधि में कुल मांग कम होती है तो उसका कारण क्या है? आपकी एग्रीगेट डिमांड में कमी आने का मुख्य कारण क्या होता है? सबसे पहले मंदी किसको बोलते हैं? जब आपकी डिमांड कम होती है हम कहते हैं मंदी है। अब डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन यानी आपका जो आउटपुट है वो भी कम देखने को मिलेगा। अब इस आउटपुट में कमी होने की वजह से, जब आउटपुट ही कम हो रहा है तो लेबर की नीड नहीं होगी, जो लेबर की डिमांड है वो कम होगी। ऐसे में जो हमारे लेबर्स हैं वो ना चाहते हुए भी बेरोजगार बैठे हुए होंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ जाएगी बिकॉज लेबर की डिमांड घटी हुई है। क्या देखने को मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और ये लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, इसीलिए इस बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे? इस बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी बोलेंगे। इनवॉलंटरी हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोग अनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड वो लोग कम कर रहे हैं मंदी की हालत में। यहां से राइट ऑप्शन हो जाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, आय निर्धारण के कीन्सियन सिद्धांत में निवेश क्या है? आय निर्धारण का जो इनकम डिटर्मिनेशन का थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं कीन्स की, उसके अकॉर्डिंग निवेश क्या है? एक अंतरजात है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, धन की पूर्ति के ऊपर, या फिर बहिर्जात है। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहिर्जात। केन्स यही मानते थे कि आपका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ये एक्सोजीनियस है, सरकार डिसाइड करेगी निवेश को कि कितना होना चाहिए। आय के निर्धारण में जो निवेश है वो एक्सोजीनियस है, सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, किसी अथॉरिटी के द्वारा। तो ये एक्सोजीनियस वेरिएबल है कीन्स के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 35, पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता के में एक आवक परिवर्तन से होगा। आपकी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के बारे में ये क्वेश्चन है कि उसमें आवक परिवर्तन से क्या देखने को मिलेगा आपको? तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के केस में अगर आवक परिवर्तन, इसका मतलब इसके फेवर में चेंज आ जाए, आपकी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाए, पहले ये इतनी थी और ये बढ़ के अब इतनी हो गई, ये अगर बढ़ जाती है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिर गई। पहले R2 थी, अब ये R1 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने की वजह से क्या होगा वो देखते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिरेगी
तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि लोन सस्ता मिलेगा। अब लोन सस्ता मिलेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की। इनकम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ने से आपकी पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ से राइट ऑप्शन होगा, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। अब एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि करके हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आवक परिवर्तन का अगेंस्ट होगा कि आपकी MEC के अंडर जो चेंज आ रहा है वो अगेंस्ट है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, इसकी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे हम कि आपकी इफिशियंसी कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा हुआ है, इसीलिए अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर सिमिलरली इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, लोन महंगे हो गए, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो आपको आउटपुट क्या, आपका प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम है तो आउटपुट कम देखने को मिलेगी, अब आउटपुट कम है तो लेबर की इनकम भी कम देखने को मिलेगी, इनकम कम होगी तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि समग्र मांग में कमी देखने को मिलेगी जब आपकी MEC की आवक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जब मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है, धन की मांग में वृद्धि हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा। आपकी सप्लाई फिक्स है, समान रहती है, फिक्स है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जो सप्लाई कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो वैसी रहे, और आपकी डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या देखने को मिला आपको कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले R1 थी, वो बढ़ करके R2 हो गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ेगी, ब्याज की दर में वृद्धि देखने को मिलेगी जब आपकी पूर्ति समान रहे, आपका पूर्ति वक्र फिक्स रहे और मांग आपकी बढ़ के ऊपर चली जाए, D से D1 हो जाए, तो आप क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ा हुआ आपको लेवल देखने को मिलेगा। फिएट मनी के बारे में कि फिएट मनी किसे कहते हैं। फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है सरकार के द्वारा, ऐसी मुद्रा जिसके पीछे किसी भी तरीके की भौतिक वस्तु को समर्थित नहीं होती, जिसके पीछे आप कोई भी बैकअप में कोई भौतिक वस्तु कमोडिटी को नहीं रखते हो, ऐसी मुद्रा को फिएट मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38, उपरोक्त चित्र में रेखा डी मांग मुद्रा की मांग के कैम्ब्रिज समीकरण विनिर्देश का एक चित्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। सबसे पहले कि इस पेपर के अंदर हमें ये जो चित्र बोला गया ना इन्होंने कि इस चित्र के अंदर एक डी रेखा है, एक डी हमारी डिमांड कर्व है, मनी की डिमांड कर्व, वो वहाँ पे पेपर में मेंशन नहीं थी। अब हमने आंसर आने के बाद कि इसका आंसर ये है 1/KY है, इसके आंसर को देख करके अगर हम इक्वेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो हम डिमांड कर्व को ड्राइव करेंगे, वो कैसा निकलेगा वो मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ बोला गया क्या गया है कि आपकी ना कैम्ब्रिज इक्वेशन को आपको लेना है। कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या कहती है, M इज इक्वल टू PKY, M इज इक्वल टू P ऑफ KY, P इंटू K ऑफ Y। P मूल्य का लेवल है, यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्राइस का लेवल, M का मतलब क्या है, नामिक मुद्रा स्टॉक, यहाँ पे जो M है इसका मतलब हो जाएगा आपकी नॉमिनल इनकम, नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी का जो स्टॉक है वो नॉमिनल। Y का मतलब यहाँ पे रियल GDP से है, और K का मतलब क्या है, खर्च का वो रेशो जिसे लोग नामिक मुद्रा शेष रखते हैं। ठीक है, खर्च करने के लिए आप कितना रखोगे वो K के ऊपर डिपेंड करेगा। इस Y में से कितना खर्च करने के लिए अपने पास रखा वो K है। ठीक है, तो सभी वेरिएबल की डेफिनेशन हमने देख ली, सबकी इंटरप्रिटेशन हमें पता चल गई, P क्या है, K क्या है, Y क्या है। अब हमें बोला गया था कि उस डायग्राम को देख करके ये बता दो कि उस ढलान जो वो रेखा है ना, उस रेखा का ढलान किसके बराबर होगा, क्या Y के बराबर होगा। इस पूरी इक्वेशन में से ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, P इज इक्वल टू M इज इक्वल टू PKY, तो इसमें जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है वो बताना था हमें। तो क्या वो Y के बराबर होगा, इस K के बराबर होगा, या KY इस KY की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, या 1/KY के इक्वल होगा। तो अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में जो ये KY है ये स्लोप को बताता है, P के साथ जो K है ये हमारा K है, ये स्लोप को बताता है। बट यहाँ पे इक्वेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आंसर 1/KY है इसका मतलब हमारा कर्व जो है वो बदल गया, कर्व ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है, ये M इज इक्वल टू PKY है, इसमें ये P इधर रहने दिया और ये KY M के नीचे आ गए, तो इस इक्वेशन को बेस मान करके यहाँ पे डिमांड कर्व को ड्रॉ किया गया है। एक इनवर्स मनी का डिमांड कर्व ड्रॉ किया गया है। इस इनवर्स मनी डिमांड कर्व की बेसिस पर हमसे स्लोप पूछा गया है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन के बेसिस पर हम इस मनी डिमांड कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते तो हमारा जो
वैल्यू ऑफ मनी है यानी प्राइस है वो नीचे आता, और मनी डिमांड या फिर डिमांडेड मनी है वो हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस पे आती। बट इन्होंने जो डायग्राम दिया था वो ये दिया था। अगर इनका आंसर ये आया है 1/KY, इसका मतलब इनका डायग्राम पेपर में ये होना चाहिए था। इसके बेसिस पर अगर हम बात करें कि आपका स्लोप अगर 1/KY है, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने इंटरचेंज कर दिया। मनी डिमांडेड को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया और प्राइस को आपने वाई पे ले लिया, तब जा करके आपका स्लोप कितना निकल के आया, 1/KY निकल के आया। क्योंकि आपकी इक्वेशन अब क्या हो गई, P = M/KY। अब जो ये KY है ये आपका स्लोप निकल कर आया है, 1/KY आपका स्लोप है। क्वेश्चन नंबर 39, द्विविभाजन सिद्धांत के अनुसार, द्विविभाजन यानी क्लासिकल डाइकोटमी जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्लासिकल्स ने कहा था कि आपके नाम मात्र चर यानी आपके नॉमिनल जो वेरिएबल्स हैं वो रियल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करेंगे और रियल वेरिएबल आपके नॉमिनल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मानना था क्लासिकल्स का। तो हमें ऑप्शन ढूंढना है कौन सा ऐसा बात किसमें ऐसा बोला गया। सबसे पहले तो ये क्लासिकल डाइकोटमी क्लासिकल्स ने दी थी। ये जो ये क्लासिकल डाइकोटमी है ये तो ये लॉन्ग रन से एसोसिएटेड है, अल्प अवधि को काट देंगे, लंबे समय की बात करता है ये। और ये क्या कहता है कि आपके नाम मात्र चर आपके वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करेंगे। वास्तविक चर नाम मात्र चर को प्रभावित नहीं करते, नाम मात्र चर वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते द्विविभाजन सिद्धांत के अनुसार। भाई होने तो ये दोनों ही सही थे, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपको दिख जाए उसको करेक्ट मान लिया गया यहाँ पे। नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी आपके नॉमिनल रियल को इफेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट मान लिया गया था। दोनों ही करेक्ट होंगे, नॉमिनल रियल को रियल नॉमिनल को इफेक्ट नहीं करता द्विविभाजन सिद्धांत के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की पूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई को गिराना है, मनी सप्लाई को कम करना है। तो जितनी भी रेट्स होती हैं उन रेट्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सबसे पहले बैंक को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर बैंक को लोन देने के लिए प्रोत्साहित कर देगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और हमें क्या करना है, मनी की सप्लाई को कम करना है। बैंक दर को कम करना नहीं, बैंक दर को कम करेंगे लोन ज़्यादा दे पाएंगे हमारे कमर्शियल बैंक्स, और हमें क्या करना है, उनकी लोन की कैपेसिटी को कम कर देना है। तो हम बैंक दर को कम करने की बजाय बढ़ा देंगे। सरकारी बॉन्ड वापस खरीदना, अब आप जब सरकारी बॉन्ड खरीदोगे, ये आपकी पब्लिक है, पब्लिक से आपने क्या किया, बॉन्ड्स को खरीद लिया। जैसे ही बॉन्ड्स आपकी तरफ आएंगे आपको पब्लिक को क्या देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी। इससे तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ गई और हमें क्या करना है, सप्लाई को कम करना है। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सरकारी बॉन्ड को बेचना। जैसे ही आप बॉन्ड को बेचोगे आपके यहाँ से बॉन्ड कहाँ जाएंगे, पब्लिक के हाथ में आपने बॉन्ड दे दिए, यहाँ से वहाँ गए। ये जो बॉन्ड्स हैं जैसे पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक क्या करेगी, इनके बदले में पेमेंट करेगी। मनी कहाँ पे आ जाएगी, मनी आपके पास आ जाएगी, आरबीआई के हाथ में मनी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मनी की सप्लाई को कम करना है देश के अंदर, आप क्या करोगे, सरकार आरबीआई क्या करेगी, सरकारी बॉन्ड को बेच देगी ताकि पब्लिक के हाथ से मनी आए बैंक के पास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यदि ब्याज दरें गिरती हैं तो इसकी संभावना होगी कि, अगर आपकी ब्याज की दर गिर गई इसका मतलब क्या हुआ। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को देख चुके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिर गई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सस्ता लोन मिल गया, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या का मतलब क्या है कि आपका आउटपुट प्रोडक्शन आपका बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी इनकम भी बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, कुल मांग में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा के कीन्सियन सिद्धांत में ब्याज की दर और बॉन्ड की कीमत के बीच में कैसा संबंध देखने को मिलता है, नेगेटिव रूप से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कैसे होती हैं उसको समझते हैं। तो कीन्स ने क्या माना था कि ब्याज की दर और बॉन्ड की कीमत दोनों नेगेटिवली रिलेटेड हैं। जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो आपके जो बॉन्ड है उन बॉन्ड के प्राइसेस आपके कम हो जाएंगे, एंड वाइसा वर्सा। ठीक इसका उल्टा भी, कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगी तो आपके जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे, उसको देखते हैं। ये हमारा रिलेशन है किसके बीच का, बॉन्ड का, बॉन्ड के प्राइसेस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने 1000 रुपये का कोई बॉन्ड है वो खरीदा, तो शुरू में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। जैसे ही आपका ये बॉन्ड मैच्योर होगा आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे, 1000 के 100 रुपये मिलेंगे आपको।
लेकिन अब नया बॉन्ड आ जाता है जो कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है। 11% के हिसाब से जब आपका नया बॉन्ड मैच्योर होगा आपको मिलेंगे 110 रुपये। तो जब ये नया बॉन्ड जो कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ये आ चुका है, तो आप पुराने बॉन्ड जो कि 1000 वाला था ना, अभी भी दोनों की कीमत 1000 है, ये भी 1010 रेट वाला भी और 11% वाला भी, दोनों ही 1000 के हैं। तो ऐसे में आप 11% रेट देने वाले को खरीदोगे, क्योंकि इसको खरीदने के बाद आपको जो रुपए मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे पहले वाले के कंपैरिजन में। अब ये कह रहे हैं कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ती है, आप पुराने बॉन्ड को तभी खरीदोगे जब वो आपको 1000 से कम में मिलेगा। समझ आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड के प्राइस में नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है? क्योंकि आप पुराने बॉन्ड को तभी खरीदोगे 10% वाले को जब वो आपको सस्ता मिलेगा, 1000 से कम मिलेगा। यही रीज़न है कि एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड के मार्केट में आ जाने से जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनकी जो कीमत है, बॉन्ड के प्राइसेस की कीमत गिर जाती है, क्योंकि जो नए बॉन्ड है वो आपको हाई रेट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसे बैंक दर पर ऋण देता है? बैंक दर पर लोन देने का काम वाणिज्यिक बैंकों को करता है। हमारा आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है किस रेट पर? बैंक रेट पर। और बैंक रेट हमारी लॉन्ग रन की रेट होती है। लॉन्ग रन का जो लोन देना होता है उसको बैंक रेट के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है बैंक रेट के ऊपर लोन। वह ब्याज दर जो बैंकों को अपनी अल्पकालिक अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है, यानी हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, शॉर्ट रन की बात हो रही है तो इसका मतलब बैंक दर नहीं हो सकती। बैंक दर हमारी लॉन्ग रन से रिलेटेड है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है। आपने हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इन कमर्शियल बैंक्स ने ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्होंने आरबीआई के पास हमारे कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास जमा कराई अपनी कुछ अमाउंट, और आरबीआई ने इनको ये रेट दी। इस रेट को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट रन में हमारे कमर्शियल बैंक्स को देनी पड़ती है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं, और जो रेट इनको आरबीआई द्वारा दी जाती है या इनको मिलती है वो हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है। यहां से राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भारतीय रिजर्व बैंक को की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करती है? हमारे रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के इंडेक्स का, इन्फ्लेशन का टारगेट होता है, हमारा आरबीआई टारगेट लेकर के चलता है इन्फ्लेशन का कि 4 में +-2% इन्फ्लेशन हो सकती है। 4% +-2%, ये हमारा इन्फ्लेशन का बैंड है, ठीक है, इससे ऊपर या इससे नीचे इन्फ्लेशन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा सीपीआई का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को यूज़ किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको नापने के लिए? मुद्रास्फीति का इंडेक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई अपनी 12th क्लास के एनसीईआरटी से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है? यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरीके के टूल होते हैं। इस मौद्रिक नीति के अंदर हमारे 2 तरीके के टूल्स होते हैं। एक अपना क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, एक होता है क्वालिटेटिव गुणात्मक। इन दोनों में से हमें छांटना है कि दोनों हैं या नहीं है। एक मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी फिस्कल पॉलिसी, दोनों के टूल्स आपको मिक्स करके दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी वाले कौन कौन से हैं, तो हमें देखना है सबसे पहले सीमांत स्थायी सुविधा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। रेपो रेट, बैंक रेट, ये दोनों हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हमारी आरबीआई का क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन अपने करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कराते टाइम जितने भी नोट्स दिखाती हूँ आपको, ये सारे नोट्स यूट्यूब की शॉर्ट्स पे मिल जाएंगे मेरी। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये 2 तरीके के मेथड्स को यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। हमसे एक ये मेथड पूछा गया था लास्ट में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट पेपर में हमसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ये टूल्स देख लेना कि कौन कौन सी क्वांटिटेटिव के अंडर आते हैं और कौन कौन से हमारे क्वालिटेटिव के अंडर आने वाले टूल्स हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई अतिरिक्त आरक्षित निधि यानी आपकी रिजर्व मनी आप बैंक के पास ना हो, हमारे कमर्शियल बैंक के पास किसी भी तरीके की रिजर्व मनी ना हो, ना बची हो, उस सिचुएशन में लोन देने के लिए वो क्या करेगा? क्या ग्राहकों से ऋण वापस ले लेगा? नहीं, ग्राहक से लेन देन को रोक देगा
उच्च ब्याज दर निर्धारित करेगा, ऐसा नहीं करेगा। उच्च ब्याज दर करने से तो उसका लोन रुक जाएगा, वो लोन को रोकेगा नहीं, बल्कि उधार के द्वारा उसको रीफाइनेंस करेगा, उधार लेकर के फिर से उसको क्रेडिट क्रिएशन में डाल देगा। या तो किसी बैंक से लेगा या फिर सीधे ही जाकर के आरबीआई से मांग लेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि या तो सेंट्रल बैंक हमारे केंद्रीय बैंक से जाकर के उधार लेगा या फिर हमारे कमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों से जाकर के उधार मांगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीयक कार्य है? आपको कमर्शियल बैंक के तीनों तरीके के फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो अन्य कार्य होते हैं वो देखने होंगे। अब इनमें से कौन सा द्वितीयक कार्य है? प्राथमिक नहीं होना चाहिए, द्वितीयक होना चाहिए। द्वितीयक की बात करें, देखो क्रेडिट क्रिएशन की बात करें, क्रेडिट क्रिएशन करना कैसा काम है? क्रेडिट क्रिएट करना प्राइमरी है। देखो प्राइमरी काम में हम करते हैं जमा को स्वीकार करना और लोन देना, दो काम होते हैं। या तो आप रिसीव करोगे, डिमांड डिपॉजिट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, लोन दोगे, क्रेडिट क्रिएशन करोगे। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, लोन को क्रेडिट क्रिएशन करना, सीसी करना, क्रेडिट क्रिएट करोगे आप, या फिर आप डिमांड डिपॉजिट रिसीव कर लोगे। या तो आप रिसीव करोगे या फिर आप क्रेडिट को क्रिएट करोगे। ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं। तो जमा को स्वीकार करना या फिर क्रेडिट देना, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन हो गए। चेक की निकासी करना, चेक बना करके आप जब देते हो तो आप क्या करते हो, चेक बना के देने का मतलब जो आपने डिमांड डिपॉजिट को जमा किया है, लेन देन करना पैसे का, ये तो प्राइमरी फंक्शन होता है। अग्रिम बनाना ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से कार्य प्राथमिक है बैंक के और कौन से द्वितीयक हैं। अगर यहाँ पे अग्रिम का मतलब ओवरड्राफ्ट है तो ये प्राइमरी फंक्शन होगा। फिर चेक निकासी, ठीक है, चेक को कलेक्ट करना या फिर चेक को रिलीज करना, ये सेकेंडरी फंक्शन होता है भाई। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था, ये करेक्ट होगा अपना बी वाला, क्योंकि अग्रिम बनाना, अगर अग्रिम का मतलब अपना ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट प्राइमरी फंक्शन के अंडर आता है। लेकिन अग्रिम का मतलब अगर सिर्फ ड्राफ्ट है कि ड्राफ्ट बनाना, तो ड्राफ्ट वाला आ जाएगा अपना सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस देखते हैं। ये अपने कमर्शियल बैंक्स के दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट को या फिर ग्रांट करेगा एडवांस, आपके लोन को देगा। लोन को किस तरीके से देगा, ओवरड्राफ्ट, कि जितना आपका डिमांड डिपॉजिट, आपके पास जितने पैसे हैं उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही आपको दे देगा। कैश क्रेडिट करेगा, लोन्स देगा, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करेगा, जिसके थ्रू लोन्स देने का काम करता है हमारा कमर्शियल बैंक। सेविंग अलग अलग तरीके के अकाउंट्स में आपके रिसीव करेगा मनी को, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे अलग अलग अकाउंट होते हैं मनी को रिसीव करने के लिए। अब सेकेंडरी फंक्शन में दो तरीके के काम आते हैं, एजेंसी फंक्शन करता है और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी के रूप में क्या काम करेगा, ट्रांसफर करेगा आपके फंड्स को, पीरियोडिक पेमेंट करेगा, कलेक्शन ऑफ चेक आ गया यहाँ पे, चेक्स को कलेक्ट करना या फिर उनकी निकासी करना, ये दोनों ही काम करेगा एजेंसी फंक्शन के रूप में हमारा सेकेंडरी फंक्शन के अंडर कमर्शियल बैंक। पीरियोडिक कलेक्शन, पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम आपका, और आपके अदर जो एजेंसी फंक्शन होते हैं वे सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, कमर्शियल बैंक के द्वारा सेकेंडरी फंक्शन के अंडर किए जाते हैं। अब देखते हैं यूटिलिटी फंक्शन क्या करते हैं। ड्राफ्ट की सुविधा देना, लोकर, अंडर राइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और अदर यूटिलिटी जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं, ये भी सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। वहाँ पे अग्रिम का मतलब ड्राफ्ट नहीं था, तो वहाँ पे अग्रिम का मतलब था ओवरड्राफ्ट, तो वो भी प्राइमरी था। ठीक है, मुझे लगा ड्राफ्ट का मतलब अग्रिम है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब अग्रिम है। तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चेक वाला, कि सेकेंडरी फंक्शन कौन सा था, कलेक्शन, चेक को कलेक्ट करना या फिर उनकी निकासी करना, देना। क्वेश्चन नंबर 49, लाफर वक्र किस संबंध का सुझाव देता है? लाफर वक्र बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों के बीच के उल्टे रिलेशनशिप को बताता है कि कैसे नीचे आपकी रेट है टैक्स की और यहाँ पे आपका रेवेन्यू है। जैसे जैसे आप टैक्स की रेट को बढ़ाओगे आपका रेवेन्यू शुरू में तो बढ़ेगा, एक ऐसा लेवल आएगा आपका, इस लेवल से ज़्यादा अगर आप टैक्स को बढ़ा देते हो तो आपका रेवेन्यू गिरने लग जाएगा, आपको मिलने वाली इनकम, सरकार को मिलने वाली इनकम गिरने लग जाएगी। इन दोनों के बीच के नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने वाला उल्टा यू आकार का होता है लेफर वक्र। राइट आंसर होगा सी। तो इस तरीके से हमारा लेफर वक्र होता है, लेफर और लाफर कर्व इस तरीके से बनता है। ये वाली टैक्स की रेट हमारी ऑप्टिमम है, अगर इससे ज़्यादा आप टैक्स की रेट को बढ़ाते हो तो रेवेन्यू, सरकार को जो इनकम होती है वो गिरने लग जाती है धीरे धीरे। शुरू में तो बढ़ेगी, शुरू में आप टैक्स को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद
सरकार को प्राप्त होने वाला आगम गिरने लग जाएगा टैक्स की रेट को बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 50, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो है वाई.वी. रेड्डी। अब आपको 15वें और 16वें का भी याद रखना होगा, ठीक है। एन.के. सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के थे। इससे पहले बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में हमने क्या देखा था कि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और फाइनेंस कमीशन में जो अपना टीआरई 3 था उसमें पूछा गया था 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या क्या थी। 16th फाइनेंस कमीशन का आपसे अब अगर चेयरमैन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया अपने 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। आपको टाइम पीरियड याद रखना होगा 15th 16th का। अभी देख लेते हैं अलग अलग फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन कौन थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। अब भाई यहाँ से आप नाम याद रख लेना कि पहले का कौन था, दूसरे का कौन था। यहाँ से क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाओ, कि जो पहले आया था फाइनेंस कमीशन उसको आगे लिखो और जो लास्ट में आया था उसको पीछे लगाओ, मतलब आपको अरेंज करना आ जाएगा। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है कि फाइनेंस कमीशन सबसे पहला था, उसके थे हमारे चेयरपर्सन के.सी. नियोगी, दूसरे के संथाराम, तीसरे के चंदा और अगले वाले के राजा मन्नार, 5th के महावीर त्यागी। सिमिलरली आपको सारे याद कर लेने ये फाइनेंस कमीशन, इनका टाइम पीरियड। अगर आपको इनकी इस्टेब्लिश ये शुरू कब किए, इनका इनिशियल जो टाइम पीरियड है वो याद रख हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन कौन था। आपको ऐसे याद रखने हैं, 9th का साल्वे, 10th का पंत और 11th का खुसरो। आप इनकी ट्रिक बना करके अपनी तरफ से कोई भी नाम को याद रखने की कोशिश करना। 15 हमारे फाइनेंस कमीशन है, इन सबके नाम याद रखना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपको बोला गया कि प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट दोनों को घटाओ तो बचेगा क्या। इसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, दोनों में से हमारा बड़ा रहता है राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राइमरी डेफिसिट में अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट्स को जोड़ दोगे, ठीक है, आपने जो भुगतान किया ब्याज, उस भुगतान किए हुए ब्याज को जोड़ दोगे तो राजकोषीय घाटा निकल कर आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट, और इन्होंने कहा कि इन दोनों को अगर आप घटा दो, फिस्कल डेफिसिट में से आप इस राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले आओ, प्राइमरी डेफिसिट को घटा दो तो राइट साइड क्या बचेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट बचेंगी, यानी आपका ब्याज बचेगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत कर के बोझ को खरीदार पर स्थानांतरित करना चाहते हो, करना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके बेसिस पर आप क्या करोगे, ये डिसाइड करोगे कि आपको बोझ को यानी बर्डन को ट्रांसफर कर देना है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, सेलर इसको खुद बियर कर लेगा, बायर्स के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, इसका उल्टा केस लेते हैं। इसके उल्टे केस में अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड में परिवर्तन नहीं होने वाला, उस केस में क्या करेगा हमारा जो सेलर है, वो सेलर क्या करेगा, सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड सेम रहेगी, तो वो सेलर खुद बियर नहीं करेगा, टैक्स को बायर के ऊपर टाल देगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम है। मांग पूर्ति की लोच के ऊपर निर्भर करेगा कि कर का बोझ कौन सहन करेगा, आपका सेलर करेगा या बायर करेगा। क्वेश्चन नंबर 53, सार्वजनिक व्यय के वाइजमैन पिकोक परिकल्पना के अंदर कौन से प्रभाव हैं। पहला प्रभाव विस्थापन, एकाग्रता, निरीक्षण, तीनों ही प्रभाव हमारे आते हैं पिकोक वाइजमैन की हाइपोथेसिस के अंडर। इससे पहले पिकोक वाइजमैन से हमने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में तीनों ही बार क्वेश्चन को देखा है, वैगनर की हाइपोथेसिस से और पिकोक वाइजमैन की हाइपोथेसिस से। पिकोक वाइजमैन दोनों की हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बने ही बने हैं। ये पब्लिक फाइनेंस का फेवरेट टॉपिक है भाई आपका बिहार वाले बोर्ड का, वाइजमैन पिकोक की हाइपोथेसिस। अब देखते हैं तीनों प्रभाव क्या होते हैं। विस्थापन प्रभाव का मतलब क्या है, जैसे ही आपको ये बात याद रखनी है, जो वैगनर की थियरी है वो भी कहती है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। पिकोक वाइजमैन की हाइपोथेसिस भी यही बात बोलती है कि सरकार को अधिक खर्चा करना है, लेकिन वैगनर कहता है कि नॉर्मली अगर आपको डेवलप होना है ना, तो डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार के एक्सपेंडिचर का बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन पिकोक वाइजमैन कहते हैं कि अगर सिचुएशन ख़राब है, वॉर का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। तो ये वॉर के टाइम पीरियड से या फिर किसी भी तरीके की कोई महामारी आ जाती है,
उससे रिलेटेड है पिकोक वाइजमैन की हाइपोथेसिस। वैगनर की हाइपोथेसिस एक नॉर्मल सिचुएशन को लेकर के चलती है कि सिर्फ विकास करने के लिए सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए सरकार को। विस्थापन प्रभाव का मतलब आप एक लो लेवल के खर्चे से एक हाई लेवल के खर्चे के ऊपर सरकार का एक्सपेंडिचर आ जाता है। इसको विस्थापित कहते हैं कि आप निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ विस्थापित हो गए। ठीक है, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि आप डिस्प्लेस हो गए, एक ऊंचे स्थान पर आपके खर्चे का लेवल पहुंच गया। अगला है एकाग्रता का मतलब। कंसंट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि पहले निरीक्षण देखते हैं। महामारी आई, ठीक है, कोई भी जो वर्स्ट सिचुएशन होती है वो आ जाती है। अब निरीक्षण किया जाएगा, पहले तो विस्थापित होगा, आपका खर्चा लो से हाई पे जाएगा, लो से हाई लेवल के ऊपर आपका खर्चा चला जाएगा। फिर आप निरीक्षण करोगे, आप इंस्पेक्शन करोगे कि ऐसी क्या कमी रह गई थी पुराने सिस्टम में, ठीक है, कि ये वाली जो सिचुएशन है जो कि बहुत मतलब एक तरीके की डिस्टोर्शन जिसने क्रिएट कर दिया है, ये सिचुएशन आई ही क्यों, उसके लिए आप इसकी जांच करोगे, इंस्पेक्शन करोगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होने के बाद हमारा एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन इफेक्ट आएगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा और सारी पावर कंसंट्रेट होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कोमोडिटी टैक्स नहीं है। कोमोडिटी का मतलब वस्तु पर लगने वाला कर नहीं है, वस्तु कर जो नहीं है उसको हमें छांटना है। वस्तु पर नहीं लगेगा, जैसे उत्पाद शुल्क है, वस्तु उत्पादित होगी, उत्पादों के ऊपर लगेगा, ये तो हमारा उत्पाद शुल्क है। कस्टम ड्यूटी ये वस्तुओं पर लगती है। निगम कर की बात करें, निगम कर हमारा जो हमारी कॉरपोरेशंस होते हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स है, तो ये वस्तुओं पर नहीं लगता। यही हमसे पूछा गया था, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चुंगी कर की बात करें, हमारे जो व्हीकल होते हैं, वस्तु होती हैं, कार के ऊपर लगता है ना, व्हीकल्स के ऊपर, तो ये वस्तु हो गई। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा कमोडिटी टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी शहर में प्रवेश करने पर माल पर लगाया जाने वाला जो शुल्क होता है, आप एंट्री करते हो किसी शहर में, ये आपकी फर्स्ट सिटी थी, फर्स्ट सिटी को छोड़कर आप किसी दूसरी सिटी में जाते हो, तो सेकंड सिटी में एंटर करते हो तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ता है, इसको हम कैसा टोल टैक्स बोलते हैं, चुंगी कर बोलते हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। शिक्षा इसका उदाहरण है। शिक्षा किस तरीके की वस्तु है, तो ये हमारी मेरिट गुड होती है, योग्यता वस्तु होती है, सार्वजनिक नहीं होती, क्योंकि शिक्षा तो हमारी प्राइवेट भी हो सकती है। तो हमारी मेरिट गुड की खासियत क्या होती है कि आपकी जो मेरिट गुड्स होती हैं वो रेगुलरस हो भी सकती हैं और एक्सक्लूडेबल हो सकती हैं, क्योंकि योग्यता वाली वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तु जो समाज में पॉजिटिविटी जनरेट करें, पूरे समाज के लिए अच्छी हो, समाज के वेलफेयर को बढ़ाएं, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं मेरिट यानी योग्यता वाली वस्तुएं। और ये इनमें जो खासियत है वो निजी वस्तुओं वाली देखने को मिल सकती है। ये राइवलरस भी हो सकती हैं, एक्सक्लूडेबल भी हो सकती हैं, ठीक है। राइवलरस का मतलब प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं, प्रतिद्वंद्वी होने का मतलब एक के उपभोग करने से दूसरे के लिए उसकी मात्रा घट सकती है। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, इसको आप अपवर्जी हो सकती हैं, ये यानी किसी को उपभोग करने से मना कर सकते हो, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा फीस नहीं देता तो उसको एजुकेशन देने से प्राइवेट स्कूल मना कर सकता है, यानी ये एक्सक्लूडेबल होती हैं। तो योग्यता वस्तु होती है हमारी शिक्षा, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी जनरेट होती है। कौन सा टैक्स दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, इनमें से कौन से टैक्स को आप किसी और पे नहीं डाल सकते। उत्पाद शुल्क आपके उत्पाद पे लगा, ये हमारा सेलर है, इसके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा, इसने इस टैक्स को कंज्यूमर से वसूल कर लिया, तो ये तो हम स्थानांतरित कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी बिक्री के ऊपर जो खर्चा आया, इस सेलर का बिक्री के ऊपर जो खर्चा आया, इस खर्चे को ये कंज्यूमर से वसूल कर लेगा, ये भी हमारा स्थानांतरित किया जा सकता है। मनोरंजन कर की बात करें और संपत्ति कर की, मनोरंजन कर को भी हमारा जो भी एक पर्टिकुलर इंसान इसने मनोरंजन के लिए कोई चीज़ खरीदी, अब ये अगर इस चीज़ को किसी और को देता है तो इसका मतलब इसने दूसरे को बेचा, तो वो टैक्स इसने उससे वसूल कर लिया। संपत्ति कर की बात करें, संपत्ति कर अगर आपकी संपत्ति पर टैक्स लगा है तो आपको ही पे करना है, उस कर को आप किसी और के द्वारा वसूल नहीं कर सकते। ऑप्शन होगा डी यहाँ से करेक्ट, संपत्ति कर हमारा ऐसा है जिसके बोझ को आप स्थानांतरित नहीं कर सकते। टीआरई 3 के अंदर भी हमसे 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पूछी गई थी, तो इनकी रिपोर्ट जो इन्होंने दी थी, इन्होंने 2 बार रिपोर्ट दी थी 15th फाइनेंस कमीशन ने, तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इनके अनुसार राज्य को कितना मिलेगा, जो पूरी हमारी केंद्रीय सरकार है, इस केंद्र की तरफ से राज्य को कितने प्रतिशत जाएगा, जो केंद्र सरकार कमाती है, इस कमाई का कितने परसेंट, 41% हिस्सा ऐसा है जो कहाँ चला जाएगा, सभी राज्यों को
के पास चला जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अंदर ये 42% था, अब 15वें वित्त आयोग ने कर दिया 41%। और जो 1% की कमी की गई है इस शेयर के अंदर, राज्यों को मिलने वाले हिस्सेदारी के अंदर 1% की कमी की गई है, क्योंकि जो नए अपने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर, इनको ये ट्रांसफर कर दिया गया फंड। ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड फैक्ट है कि किस आर्टिकल के अंडर आता है फाइनेंस कमीशन। 280 आर्टिकल के अंडर आता है। और बात करें इसकी, हर 5 साल में इसको बनाया जाता है, फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है हर 5 साल बाद। आगे चलते हैं। अब आपको ये 15th और 14th और 15th फाइनेंस में से 15th को याद रख लेना कि रेवेन्यू का जो शेयर होता है, जो ये शेयरिंग की जाती है कि केंद्र राज्य को कितना देगा, सबसे अधिक निर्भर करता है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। 45% देखा जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पर शेयर मिलेगा हर एक राज्य को। सेकंड हाईएस्ट अपना ये हो जाता है एरिया और पॉपुलेशन। उसके बाद देखा जाता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की डेमोग्राफी में कैसा सुधार देखने को मिला पर्टिकुलर राज्य की। फिर देखा जाता है फॉरेस्ट इकोलॉजी का एरिया कितना है, जिसके पास जितना एरिया फॉरेस्ट का होगा उसका शेयर उतना ज़्यादा हो जाएगा। जिसके पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा, केंद्र की तरफ से जो शेयर मिलता है वो। तो 15th वाला याद कर लेना कि कितना किसको ज़्यादा वेटेज दी गई है टैक्स शेयरिंग में। टैक्स एफर्ट की बात करें 2.5%, सबसे कम टैक्स एफर्ट को वेटेज दी जाती है जब शेयरिंग की बात आती है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? इसको 2017 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को तो इसको लागू किया गया था, और 2016 का इसका एक्ट है। इससे रिलेटेड एक्ट हमारा 2016 का है। वहीं बात करें इस किस संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा 101st जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सुधार था उसके द्वारा जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि विजय केलकर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था जीएसटी को सबसे पहले, ठीक है। और 2016 के अंदर ये बिल आ गया था, उसको पास कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन इसके एम्बेसडर है जीएसटी के। फिर 2017 में अरुण जेटली ने सबसे पहली बार इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारा, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फादर ऑफ जीएसटी हमसे पूछा जाए तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो इसके फादर माने जाते हैं। अब जीएसटी की शुरू में ये 4 रेट थी, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये 5, 12, 18, 28 4 रेट्स थी। अब ये घट करके 2 ही रेट्स रह गई हैं। एक हमारी है प्राइम, दूसरी है हमारी, एक हमारी मेरिट रेट है, दूसरी हमारी स्टैंडर्ड है। अब सिर्फ घट के 2 रह गई हैं, 5% और 18%। 5% को मेरिट रेट बोला जाता है और 18% को स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है। एक 40% की रेट भी है जो कि अदर आइटम जो सिंफुल आइटम होते हैं या फिर लग्जरी गुड्स होती हैं उनके लिए है 40% की रेट। मेन रेट हमारी 2 ही हो गई हैं अब, 5% की, 18% की। जो पुरानी 4 रेट हैं, इन 4 रेट्स को घटा करके अब 2 बना दिया गया है, 5 और 18, 5% और ये 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। कृषि का जो आयकर होता है, एग्रीकल्चर से मिलने वाली जो इनकम टैक्स होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर लगने वाला टैक्स कौन सी सरकार के पास रहता है? तो ये सरकार को जाता है, राज्य सरकार के पास रहता है। अब देखते हैं ऐसे कुछ टैक्सेस को जिनको लगाता तो हमारा केंद्र है, केंद्र सरकार हमारी लगाती है, लेकिन वो उसको कलेक्ट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और कुछ ऐसे टैक्स जो हमारे केंद्र कलेक्ट करता है, केंद्र ही कलेक्ट कर लेता है, राज्य तक नहीं पहुंचाता। अलग अलग टाइप के टैक्सेस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये टैक्स है। कुछ इस तरीके के टैक्सेस, देयर आर सम ऑफ द टैक्सेस दीज आर लेवाइड और कलेक्टेड बाय स्टेट। इनको सरकार, इनको लेवाई करने का काम, इनको लेवी करने का काम भी स्टेट करेगी, राज्य करेगा, और राज्य ही कलेक्ट कर लेगा, यानी लगाएगा भी। इन करों को लगाने का काम भी राज्य का है और वसूल करने का काम भी राज्य का है। ये मेन है हमारे। तो हमसे पूछा गया था एग्रीकल्चर वाला, तो एग्रीकल्चर को लगाने का काम, वसूलने का काम दोनों ही राज्य सरकार का है। आपको लैंड बिल्डिंग पूछ लिया जाए, कैपिटेशन का पूछ लिया जाए, या फिर आपको मिनरल राइट के ऊपर पूछ लिया जाए, ये सारे टैक्स, प्रोफेशनल सेल टैक्स, वैट, स्टैंप ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर टैक्स। व्हीकल एंटरिंग स्टेट होता है जिसको हम टोल टैक्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा किसका है? राज्य सरकार ही इनको लगाती है और वसूल करती है। आगे चलते हैं। ऐसे जो कि लगाती तो हमारी सेंट्रल है, लेकिन उनको कलेक्ट करता है हमारा राज्य सरकार। तो ये हमारे किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? 268 के अंदर है कि
लेवी कर देगी हमारी सेंटर, कलेक्ट कर लेगी हमारी जो राज्य सरकार है वो। इसके अंदर दो टैक्स आते हैं मेनली, एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। इन दोनों का क्या काम है? राज्य सरकार कलेक्ट करेगी, लेकिन लगाने का काम होगा केंद्र सरकार का। आगे चलते हैं। 269 आर्टिकल को, अब ये आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता भाई। इसके अंदर क्या कहा गया था कि कुछ ऐसे टैक्स थे जिनको लेवाई करेगी हमारी सेंटर, कलेक्ट भी सेंटर करेगी, लगाएगी भी सेंटर इनको, और कलेक्ट करने का काम भी सेंटर करेगी। दोनों ही काम सेंटर करेगी। और कलेक्ट कर करा करके किसको असाइन कर देगी? पूरा टैक्स स्टेट को दे देगी हमारी ये सेंटर। सेंटर किसको पहुंचा देगी? स्टेट को पहुंचा देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये सारे टैक्स जो 269 में थे ना, ये सारे टैक्स अब किसके अंडर आ गए? जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। ये टैक्सेस थे जैसे कि टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, जो कि इंटर स्टेट होते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो भी सेल परचेज होती है उस पे लगने वाला टैक्स पहले क्या होता था? केंद्र वसूल करके राज्य को दे देता था। टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड ड्यूरिंग इंटर स्टेट, ये दोनों टैक्स ऐसे हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे, अब एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब अब जीएसटी के अंडर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि अविकसित देशों को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए आंतरिक बाजार उद्योगों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए? आंतरिक को विकसित करने का मतलब क्या है? आप अपने घर वाली, आपकी जो इंटरनल इंडस्ट्री है, इनको डेवलप करो, ठीक है। और विदेशी यानी आपके जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट के ऊपर आपकी निर्भरता को कम कर दो या गिरा दो। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? आयातों को प्रतिस्थापित करना चाह रहे हो। इम्पोर्ट ना करके उन इम्पोर्ट्स को घर पे ही बना लो, अपनी होम इंडस्ट्री को डेवलप कर लो। इसको कहा जाएगा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना या फिर आयातों का प्रतिस्थापन करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के अंडर कौन सा नहीं आता? स्वास्थ्य खुशहाली आता है, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं आता, स्वच्छ जल और स्वच्छता ये भी आता है। एसडीजी के अंडर हमारे 17 हमारे गोल्स थे और 169 इसके टारगेट्स थे। हम 17 गोल से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, यूजीसी नेट में भी बनता है। हम इन 70 गोल्स को देख लेते हैं कौन कौन से गोल हैं। सबसे पहला गोल है अपना गरीबी वाला कि नो पॉवर्टी। सेकंड है जीरो हंगर कि आपकी हंगर जीरो रहनी चाहिए। गुड हेल्थ वाला वेलबींग का थर्ड है। क्वालिटी एजुकेशन होगी। इसको याद कराने की अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रिक मिल जाएगी कि सबसे पहले हम गरीबी को कम करना चाहते हैं। गरीबी नहीं होंगे तो फिर हमारी भूख भी नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। फिर हम एजुकेट होना चाहेंगे, जब हम एक हेल्थ अचीव कर लेंगे, गुड हेल्थ, फिर हम एजुकेट होना चाहेंगे, शिक्षा मिलेगी। उसके बाद हमारे अंदर समझ आएगी कि सभी जेंडर बराबर हैं, गर्ल फीमेल दोनों बराबर हैं। अब जब गर्ल फीमेल बराबर होंगी तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ ध्यान जाएगा। इसके लिए याद यूट्यूबर्स बताते हैं कि भाई जो पानी लड़कियां लेकर के आती हैं हमें समझ आएगी, तो क्लीन वाटर आ गया कि जेंडर की इक्वालिटी को समझने के बाद आप भी पानी लाना शुरू कर दोगे। पहले लड़कियां भरती थी पानी, फिर आप भी शुरू कर दोगे, यानी क्लीन वाटर वाला पॉइंट हो जाएगा 6। आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद करने हैं ये 17 गोल। सारे गोल्स आप देख लेना। 7th था अपना किसका? अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। जब पानी होगा तो हम एनर्जी बना पाएंगे, क्लीन एनर्जी होगी, ठीक है। जब उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, क्लीन वाटर है, तो हम डिसेंट हम काम चाहेंगे। अब फिर इंडस्ट्रीज वाला आ जाएगा, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, फिर आप रिड्यूस करोगे इनइक्वालिटी को। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज चाहोगे, फिर आप जब असमानता घट जाएंगी समाज में तो आप एक ऐसा समाज बनाना चाहोगे जो सस्टेनेबल हो। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना होगा आपको कि आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल हों, कम से कम एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाएं। क्लाइमेट एक्शन 13th, लाइफ बिलो वाटर। पहले आप बिलो वाटर लाइफ के ऊपर ध्यान दोगे, फिर लाइफ ऑन लैंड के ऊपर ध्यान दोगे, फिर आप पीस और जस्टिस की डिमांड करोगे, लास्ट आ जाएगा आपकी ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप। ये गोल्स हैं। इन गोल्स को की सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कि इनको अरेंज करो, या पूछ लिया जाएगा कि 5वां गोल कौन सा है, जेंडर इक्वालिटी का है, या पूछ लिया जाएगा रिड्यूस इनइक्वालिटी कौन से नंबर का गोल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लोरेंज वक्र का उपयोग करके गिनी गुणांक की गणना कैसे की जाती है? सबसे पहले देखते हैं, ये अपना लोरेंज वक्र है। लोरेंज कर्व के अंदर ये एक बंद बॉक्स होता है हमारा। इस बंद बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये अपना लोरेंज कर्व हो गया, और जो बीच वाली लाइन थी ना, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब सबके पास सब कुछ बराबर है। यहाँ पर सबके पास सब कुछ बराबर है, जितने लोग हैं उनके पास बराबर वेल्थ है, बराबर इनकम है।
ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी वाली लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमारी, ये वाली लाइन ऑफ इनइक्वालिटी या फिर लोरेंज कर्व है। ये अपना लोरेंज कर्व है। और गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कि आप इस इनइक्वालिटी वाले एरिया को डिवाइड करते हो इस a प्लस बी, इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया के साथ। आप इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया, जो आपका ये है ना ट्रेंगुलर एरिया, इस त्रिभुज वाले पूरे साइज जिसका नाम है a प्लस बी, इस a प्लस बी में से जो ये a वाला पोर्शन है ये कितना है, यानी आपकी a का मतलब इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का गैप आपके टोटल गैप का, टोटल एरिया का कितने परसेंट है। ये फॉर्मूला होता है गिनी कोफिशिएंट का कि आपका जो a है वो इस टोटल a प्लस बी का कितने परसेंट है, इनइक्वालिटी है कितनी समाज में, उस असमानता को मापने का ये गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। और ये किसके बराबर होता है? लोरेंज वक्र के अंदर आने वाले पूरे एरिया के बराबर नहीं होता। लोरेंज वक्र और उसका जो विकीर्ण रेखा थी, ये लोरेंज वक्र था, ये विकीर्ण रेखा बीच वाली, इस रेखा के बीच लोरेंज वक्र ये था। इस लोरेंज वक्र और बीच वाले विकीर्ण के बीच के एरिया ए, और लोरेंज वक्र के अंदर आने वाले पूरा एरिया, ठीक है, ये ए प्लस बी पूरे एरिया, ठीक है, बिल्कुल इन दोनों के बीच के रेशो के बराबर है। यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही फॉर्मूला है अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य का जो हस्तक्षेप है उसका कौन सा दृष्टिकोण सार्वजनिक वस्तु सेवाओं को प्रदान करने के महत्व पर बल देता है? कि सार्वजनिक वस्तु यानी आपकी जो पब्लिक गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर करनी है पब्लिक के पास। इस अप्रोच को क्या हम अहस्तक्षेप कह देंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे। अहस्तक्षेप का मतलब सरकार का रोल है ही नहीं। और सार्वजनिक वस्तु कब प्रदान की जाएंगी? सार्वजनिक वस्तु दी जाएंगी जब आपके पास सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा किया जाएगा कि सार्वजनिक वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किया जाएगा। आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट है यानी दूसरों पर निर्भर नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा होना, ऐसी पॉपुलेशन का वेटेज ज़्यादा होना। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंगेस्ट है। अभी तक सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन भारत की है। दो से कम नहीं, युवा बढ़ती कामकाजी उम्र वाली आबादी जो कि 15 से 64 साल की है, उसका देश के अंदर पूरी जनसंख्या में से इस एज वाले लोगों का सबसे ज़्यादा होना, ये हमारे क्या होते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाते हैं। 15 से 64 साल के जितने काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं को हम जनसांख्यिकीय लाभांश का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 2005 में हमने फेस किया था कि हमारे देश की पॉपुलेशन में यंग बच्चों का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ा हुआ है। 2005 में हमने फेस किया। शुरुआत हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को फेस करने की 2005 में हो गई थी, और ये कब तक रहने वाला है? 2055 तक ऐसा ही हम देखेंगे। और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा पीक लेवल पे पहुंच जाएगा 2041 में। अगर मीडियन एज की बात करें, पूरे देश की एक मीन एज निकालें हम, वो हमारी 28.4 ईयर्स निकल करके आएगी। एक मीडियन एज की 28.4। रैगनर नक्शे के अनुसार देश को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त होना है। श्रम और पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, श्रम को और पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या में वृद्धि करके नहीं, वृद्धि को रोकना होगा। जनसंख्या वृद्धि को आपको बढ़ाना नहीं है। केवल कृषि के ऊपर ध्यान दोगे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होने वाली, गरीबी कम नहीं होने वाली। हमें इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना होगा, सर्विस के ऊपर फोकस करना होगा। उच्च बचत ज़्यादा होगी तो निवेश ज़्यादा होगा, और जब निवेश करेंगे, निवेश बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, यही उन्होंने सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था एक तो बचत का मतलब आपकी सप्लाई साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, निवेश करने का मतलब आपकी डिमांड साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बचत और निवेश दोनों के चक्कर से जब आप बचत को बढ़ाओगे, निवेश को बढ़ाओगे, तो जो आपकी डिमांड और सप्लाई साइड की जो वीकनेस थी वो ठीक हो जाएगी। विदेशों के ऊपर निर्भरता होगी तो इससे हमारा गरीबी कम नहीं होने वाली, हमारी गरीबी। यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, नक्शे के अकॉर्डिंग यही था, ऑप्शन नंबर सी। रोस्टो ने आर्थिक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है। रोस्टो ने 5 हमारी स्टेजेस दी थी आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास की उन 5 स्टेजेस में से कौन सी नहीं है? उन्होंने कहा था पारंपरिक समाज होता है पहले, ठीक है, उच्च जन उपभोग, ये लास्ट में हम हाई कंजम्पशन करने लगते हैं, लास्ट में टेक ऑफ भी आता है बीच में हमारा।
औद्योगिक समाज, उच्च औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल, ऐसा कोई उन्होंने नहीं बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऐसी कोई स्टेज रोस्टो की थ्योरी में नहीं थी। तो कल को ये क्वेश्चन बन सकता है कि रोस्टो की जो थ्योरी है आर्थिक विकास की, उसमें कितनी स्टेजेस हैं। याद रखना है 5 इनकी स्टेजेस हैं। सबसे हाई हाई मास कंजम्पशन लास्ट में करने लगते हैं। शुरू में हम एक पुराने समाज में होते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। फिर हम टेक ऑफ करना चाहेंगे, उड़ान भरेंगे, उससे पहले की कंडीशन आएगी। फिर हम उड़ान भरेंगे बीच में, और उड़ान भरने के बाद हम डाइव टू मैच्योर होना चाहेंगे, डाइव टू मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के बाद हम हाई कंजम्पशन की स्टेज पर चले जाएंगे। ये 5 हमारी स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू रोस्टो थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ क्या है। अदृश्य हाथ को इन्होंने 2 तरीके से समझाया था। एक तो इन्होंने कहा था कि आपके डिमांड सप्लाई दोनों खुद बराबर होकर के खुद ही प्राइस को डिसाइड कर दें। तो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस को इन्होंने इन्होंने इस डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस का काम करने को कहा था इनविजिबल हैंड। ये था इनका इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई इंडिविजुअल अपने सेल्फिश मोटिव से कुछ काम करे और उससे वेलफेयर हो जाए पूरी सोसाइटी का। तो इंडिविजुअल के जो प्रॉफिट वाले एफर्ट्स हैं, ठीक है, उसके खुद के भला करने वाले एफर्ट की वजह से अगर पूरे समाज का या फिर बाजार का सामान्य लाभ हो जाता है, इसकी स्वरुचि थी, यानी खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से ये काम कर रहा था, लेकिन इससे जो भला है वो पूरे बाजार का हो जाए, इसको भी इन्होंने अदृश्य हाथ का नाम दिया था, इनविजिबल हैंड। तो बाजार सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए स्वरुचि वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है कि आप अपने खुद के इंटरेस्ट से काम करो, बाजार ऑटोमेटिकली सबकी भलाई करवा देगा आपसे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो राइट आंसर होगा हमारी सेकंड थी महालनोबिस के मॉडल के ऊपर। फर्स्ट थी हेरोडोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड। राइट आंसर होगा हमारा महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस की बात करें, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कलकत्ता में। इनका स्टैटिस्टिक्स, हमारी जो सांख्यिकी है उसके क्षेत्र में, भारत की सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है और इनको भारत में सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है। किसको? महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन का संभावित लाभ क्या है। यह सभी नागरिकों के बीच पूर्ण आय की समानता को निश्चित करता है। ठीक है, आय की समानता को आय को की जो इक्वालिटी है, पूर्ण आय की समानता सुनिश्चित करता है। ये ठीक है कि इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक नियोजन का मेन मोटिव सिर्फ यही नहीं है। हमेशा इष्टतम संसाधन और दक्षता हो। ये भी सही है कि आपकी जो बाजार है उसमें विफलता का ना होना। इसका मतलब ही है कि बाजार की विफलता का ना होना। इष्टतम हमारा उत्पादन तभी हो पाता है आवंटन, जब हमारे बाजार की विफलता नहीं होती। अगर बाजार की विफलताओं का समाधान हो पा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसी 1 के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 में सी आ गया। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की और सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग की आवश्यकता को नहीं। आर्थिक नियोजन का मोटिव ये नहीं है कि आप ट्रेड के ऊपर निर्भर रहो ही नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेड हमें करना ही पड़ेगा। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, उनके लिए हमें ट्रेड तो करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है कि इसने क्या कहा कि आर्थिक गतिविधियों को लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म, और जो ये है ना पूर्ण आय की समानता, सबके पास सब कुछ बराबर हो, ऐसा आपको लॉन्ग रन में जाकर के अचीव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हमारे ए के अंदर आ रखे हैं। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थिक गतिविधियों को दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना और बाजार की विफलता को सोल्व करना, ये काम होता है हमारी प्लानिंग का। 71, हेरोडोमर मॉडल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर और उसकी प्राकृतिक विकास दर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपकी जो वास्तविक विकास की दर है वो आपकी नेचुरल से ऊपर भी हो सकती है। आपकी जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, इस नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ से ऊपर भी देखने को मिल जाएगी और इससे नीचे भी देखने को मिल जाएगी। आपकी एक्चुअल जो आपकी ग्रोथ की रेट है वो आपकी नेचुरल ग्रोथ की रेट से ऊपर या फिर नीचे देखने को मिल सकती है। इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। राइट आंसर होगा, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हो, आपकी इकोनॉमी किस टाइम पीरियड में है, बूम की सिचुएशन में है या रिसेशन में हो, मंदी में हो या तेजी में, किस हालात पे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समय के साथ साथ आपकी चेंजेस देखने को मिलेंगे वास्तविक दर में और आपकी नेचुरल रेट में। सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये वारंटेड ग्रोथ रेट है।
ठीक है, संभावित है ये आपकी प्राकृतिक है और ये आपकी एक्चुअल है, वास्तविक। और जो ये आपकी वास्तविक है, ये इस नेचुरल से ऊपर भी कहीं देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर भी आपकी जी ऑफ ए एक्चुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे आपकी ये ग्रोथ रेट नीचे भी देखने को मिल सकती है नेचुरल से। नेक्स्ट करते हैं। निर्धनता का जो दुष्चक्र है, ये अवधारणा रैगनर नक्से की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, आपको इंटरनेशनल ट्रेड की जो थियरीज हैं, पहली 4 थियरी याद कर लेनी होंगी। सबसे पहली तो आपको एब्सोल्यूट याद रखनी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली। दूसरी कंपैरेटिव याद रखनी है। तीसरी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हैबर्लर ने दी थी वो वाली याद रखनी है। फिर आपको हेक्सर ओलिन थियरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे, 23-24 वाले दोनों पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है व्यापार का, ये किसने दिया था? कंपैरेटिव दिया था हमारा डेविड रिकार्डो ने। बर्टिल ओहलिन ने दिया था साधन संपन्नता वाला। साधन संपन्नता की एक देश के पास जो साधन होते हैं वो दूसरे देश से अलग होते हैं। साधनों की संपन्नता में डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, जो फैक्टर अबंडेंस है उसमें डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे ही हमारा ट्रेड होता है, ऐसा मानना था बर्टिल ओहलिन का। और एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लाभ वाला। हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार क्या होती है, हमारी जो विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, वो हमारी आंशिक होती है, पार्शियल होती है, ना कि कंप्लीट। और पार्शियल होती है इसीलिए आपके पास, आपको पता है जो स्पेशलाइजेशन है, अगर वो कंप्लीट होती ना तो पीपीसी कर्व हमारा कैसा होता, या तो ऐसा होता पीपीसी, या तो इस तरीके का होता। और हमें पता है हेक्सर ओलिन के केस में हम पीपीसी कैसा देखते हैं, हम पीपीसी देखते हैं ऐसा। और आपका पीपीसी ऐसा होना, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे ही आप यहाँ से कैपिटल को निकाल करके यहाँ लगा रहे हो, इस कैपिटल अबंडेंट फैक्टर को निकाल कर लेबर वाली चीज़ को प्रोड्यूस करवा रहे हो इससे, तो जो ये कॉस्ट है ना, ये बढ़ती हुई है। आपके पीपीसी की कॉनकेव शेप क्या बताती है? पीपीसी की कॉनकेव शेप बताती है आपकी लागत का बढ़ना, कि यहाँ से फैक्टर को निकाल कर यहाँ लेबर के साथ लगा रहे हो कैपिटल को। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ना, ये लेबर वाली चीज़ को बनाने में फुल्ली विशेषज्ञ नहीं है, तो विशेषज्ञता अपूर्ण है, इसीलिए पीपीसी कॉनकेव है। नेक्स्ट करते हैं। और पीपीसी जब ऐसा होता है ना, और पीपीसी जब ऐसा होता है, ये दोनों ही केसेस किसने सोल्व किए थे? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन यहाँ इन 2 केसेस में देखने को मिलेगी। ऐसा बताया था हैबर्लर ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थियरी में उन्होंने ऐसा बताया था कि स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होगी जब आपकी जो कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट हो या फिर डिक्रीजिंग हो। भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण क्या होता है? अब भाई असंतुलन उतार चढ़ाव की वजह से भी आ सकता है। आपका बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ हो गई, इसी वजह से उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा बीओपी के अंदर। ठीक है, विशाल जनसंख्या, आपकी पॉपुलेशन बहुत हाई हो गई, अचानक से डिमांड ज़्यादा कर दी आपने, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए, अब इंपोर्ट ग्रेटर हो गए आपके एक्सपोर्ट से, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? असंतुलन। तो असंतुलन किसी भी वजह से देखने को मिल सकता है। उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है मतलब हमें नुकसान देखना है कि ट्रेड करने से इनमें से कौन सा प्रॉफिट हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो श्रम का विभाजन होना, श्रम विभाजन का मतलब जैसे ही आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो आप काम को बांट लेते हो कि ये पर्सन, ये डिपार्टमेंट हमारा कटिंग का काम करेगा, ये डिपार्टमेंट हमारा शुइंग का काम करेगा, सीलने का काम करेगा, और ये डिपार्टमेंट हमारा पैकेजिंग का काम करेगा। तो ये श्रम विभाजन देखने को मिलेगा जब आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे। विशेषज्ञता का मतलब भी यही है, स्पेशलाइजेशन हो जाना, कि ये बंदा अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, ये अपने में, ये अपने में। उपभोग में वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे ही आप ट्रेड करोगे दूसरे देशों के साथ तो आप क्या करोगे? उपभोग को बढ़ा दोगे। ठीक है, ट्रेड जैसे आपने अपनी इकोनॉमी को, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इसको आपने ओपन किया तो अलग अलग देशों का सामान देश में आएगा, कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, देख करके उसका जो उपभोग का लेवल है वो बढ़ेगा। जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। और ट्रेड की वजह से ऐसा कोई बेनिफिट हमें नहीं देखने को मिलता कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईएमएफ की जो स्थापना है वो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन बनकर के सामने आए थे, जिसको हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 2 इंस्टीट्यूशन बने थे, एक था आईएमएफ और दूसरा था हमारा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों 1944 में बन गए थे।
लेकिन काम करना आईएमएफ ने शुरू किया था 1 मार्च 1947 को। इन्होंने कहा स्थापना 1944, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, 44 नहीं है एक भी ऑप्शन में, तो 44 और 47 के बीच में एक साल हमें गिवन है, इसको सही मान लेंगे 46 को। इनमें से कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं को कमी करना, ये तो उद्देश्य है। विश्व के संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित सुविधाजनक बनाना, ये भी काम है। व्यापार संबंधों में जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है उसको समाप्त कर देना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। विकसित देशों को व्यापार से अधिक लाभ पहुंचाना, ये सही नहीं है। हमारे WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि सिर्फ विकसित देशों को ही बेनिफिट मिले ट्रेड का। 2023 में भारत में आकांक्षी जिले 112 थे और अभी 2025 में भी इनकी संख्या 112 ही है। ये वो जिले हैं जो सबसे कम डेवलप्ड हैं। ये 112 इनकी संख्या है। सबसे कम पिछड़े हुए जिलों को विकास करने के लिए आकांक्षी जिले घोषित किए गए थे। शायद ये 2018 के आसपास डिसाइड किए गए थे। ये 112 जिले छाटे गए थे। 2023 से 25 तक इनकी संख्या इतनी ही है। भारत में 2020 में संशोधित, जो 2020 में हमने संशोधित किया था ना MSME का की डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत जो ऊपरी सीमा है निवेश की वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। इसका नया देख लेते हैं। अब हमने फिर से इसको रिवाइज किया है, MSME की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज किया है। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन एंटरप्राइजेस के अंडर क्या क्या कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन तीनों के अंडर क्या इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और क्या यहाँ पे टर्नओवर कितना होना चाहिए कि उसको हम माइक्रो के अंडर डाल दें, स्मॉल के अंडर डाल दें या मीडियम इंडस्ट्री के अंडर डालें। भैया हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो की बात करें, इसकी करंट की बात करें, करंट में इसकी कितनी है? 1 करोड़ है। इसको रिवाइज कर दिया गया है अब फिर से 2025 में 2.5 कर दिया गया। इन सबको 2.5 से गुना कर देना। पुराना जैसे स्मॉल का 10 करोड़ था इन्वेस्टमेंट की लिमिट, ठीक है, और पहले हमारे मीडियम की लिमिट थी 50 करोड़ की। इन सबको 2.5 से गुना करोगे, आंसर आ जाएगा 25 करोड़। इसको करोगे 2.5 से गुना, आंसर आ जाएगा 125 करोड़। सिमिलरली टर्नओवर हमारा पहले 5 था, इसको 2 से गुना करना, आपका रिवाइज वाला पता चल जाएगा आपको। तो 2025 में जो रिवाइज होके आई ना MSME की डेफिनेशन, इस MSME की डेफिनेशन जो 2025 में सुधरी है बजट में, इसको आपको टर्नओवर का, आपको रिवाइज हुआ टर्नओवर निकालना है तो पुराने वाले को 2 से गुना करना, नया आ जाएगा। 225 को 2 से गुना करना, 500 करोड़ हमारा टर्नओवर पता चल जाएगा हमें मीडियम वाले का। नया पुराना दोनों याद रखना पड़ेगा इसके लिए आपको, करंट भी और रिवाइज जो किया था 2025 में वो भी। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है वो अपने चरम बिंदु पर होगा, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा इन द ईयर 2041। और कब तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में देखने को मिलेगा? 2055 तक हम फेस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की। हमारे यहाँ पे यंग लोग ज़्यादा होंगे और डिपेंडेंट लोग यानी चाइल्ड और बूढ़े लोग, ओल्डर लोग, इन दोनों की पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी हमें। कब तक? 2055 तक। स्वर्णिम क्रांति संबंधित है हमारी बागवानी से, शहद से। इसको हम हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर से ये एसोसिएटेड है, हॉर्टिकल्चर से। अगर यहाँ पे हमें ये पूछा जाता कि आपकी जो स्वर्णिम रेशा क्रांति है, यानी यहाँ पे हमसे गोल्डन ना पूछकर गोल्डन फाइबर पूछा जाता, तो हमारा आंसर हो जाता जूट। जूट जो है ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है हमारा जूट। वहीं अगर बात करें सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर से एसोसिएटेड है हमारा कॉटन, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाना टारगेट था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का मोटिव था जूट के उत्पादन को बढ़ाना। खाली गोल्डन पूछा गया ना कि गोल्डन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो गोल्डन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था बागवानी और शहद, इन दोनों के उत्पादन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 83, किस साल रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो भाई ये किया गया था 16-17 में। 16-17 में सितंबर 2016 में अनाउंस किया गया था कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को मिलाने वाले हैं। जो रेल बजट है पहले इसको अलग
पिछले 92 साल से 16 से पहले के जो 92 साल हैं, क्या होता है था कि रेल बजट जो हमारा यूनियन बजट है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते थे। बाद में इन दोनों को जोड़ा गया 2016 में, ऐसा बोला गया। और पहला बजट जिस अगर ये पूछ लिया जाए कि पहला बजट किस साल का था जिसमें दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए गए थे, राइट आंसर होगा 17-18। 2017-18 के बजट में दोनों एक साथ प्रस्तुत किए गए थे। अनाउंसमेंट हो गई थी 2016-17 वाले में। क्वेश्चन नंबर 84, आरबीआई का काम। भाई आरबीआई का, कमर्शियल बैंक का, इनके फंक्शन पूछे गए हैं। ये सारा का सारा अपने एनसीईआरटी से आया है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आरबीआई का काम क्या नहीं है वो छांटना है। करेंसी नोट और सिक्के को जारी करना, ये काम है। मौद्रिक नीति बनाना, ये भी काम है। मौद्रिक नीति की बात करें, इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक गवर्नर, गवर्नर के अलावा 4 और मेंबर अलग से। बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना, ये भी इसका काम होता है। लेकिन देश के बड़े बड़े कारोबारियों को सीधा जाकर के कर्जा देना, ये हमारे सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। ठीक है, देश में अगर पब्लिक को लोन देना है तो कमर्शियल बैंक देगा, ना कि आरबीआई। एफडीआई के फ्लो में सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? किस देश से भारत के अंदर 2022-23 के अनुसार अधिकतम एफडीआई का प्रवाह हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस देश से भारत में देखने को मिली? पहले भी सिंगापुर था 2022-23 में, और अभी भी 2025 के 26 के अनुसार सबसे ज्यादा इनफ्लो होता है सिंगापुर से। आपको मेरी शॉर्ट्स चैनल पे, आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा डिटेल के साथ कि जो एफडीआई का इनफ्लो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है। सबसे ज़्यादा हुआ है सर्विस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? सर्विस में। और 90 ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल ग्रोथ तो 19% है, लेकिन सर्विसेज की ग्रोथ, सॉरी, ओवरऑल ग्रोथ है एफडीआई की, ओवरऑल एफडीआई की ग्रोथ रेट है अपनी 14%, लेकिन सर्विस सेक्टर की अकेले की ग्रोथ रेट 19% हुई है। ये हमारा लेटेस्ट 2025 वाला जो सर्वे आया है उसकी 24-25 वाले इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। इसमें हमें क्या बताया गया था, हमारी जो टॉप स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो कर्नाटका और दिल्ली, थर्ड हमारी दिल्ली। उसके अलावा सबसे हाईएस्ट कंट्री जिससे जहाँ से हमारे देश के अंदर एफडीआई आता है, सिंगापुर है। दूसरे पे मॉरिशस है, तीसरे पे हमारी यूएसए है। नेक्स्ट करते हैं, नीदरलैंड भी इसी सीक्वेंस में आगे आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना भारत में हरित क्रांति से जुड़ी हुई है? यानी अपनी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इस ग्रीन रेवोल्यूशन की आलोचना ढूंढनी है हमें। जैविक कृषि अपनाई गई थी? नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर केमिकल यूज किए गए थे भर भर के। इसने जो मृदा का क्षरण होता है और जल प्रदूषण होता है उसमें योगदान दिया था। बिल्कुल सही बात है, इसने हमारी सॉइल को पोल्यूट किया था, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया था। इसमें कृषि में मशीनरी का अत्यधिक उपयोग हुआ था, ऐसा नहीं है। ये आलोचना नहीं होगी, ये तो इसके फेवर में बात होगी। इससे और ऐसा नहीं था, इसमें मशीनरी का यूज़ नहीं हुआ था, बल्कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया था, HYVs को यूज़ किया गया था। इसने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हुआ था, ऐसा नहीं है। इसमें रासायनिक उर्वरक ज़्यादा हुए थे, ऑर्गेनिक कम हुए थे। ये भी करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की कृषि ऋण प्रणाली में नाबार्ड की भूमिका क्या है? नाबार्ड का काम क्या होता है भाई? रीफाइनेंस करने का, डेवलपमेंट करने का बैंकों, ग्रामीण इलाके का। राइट आंसर हो जाएगा सी, कृषि के विकास के लिए बैंक और संस्थानों को पुनर्वित्त देना। ठीक है, हमारा नाबार्ड क्या करेगा? नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट को याद रखना है आपको। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में, 1982 शिवारमन कमेटी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, नाबार्ड को। और याद रखना है इसका काम क्या है? रीफाइनेंस करना। ये हमारा पहले कमर्शियल बैंक्स को क्या देगा? जो आसपास के बैंक हैं उन कमर्शियल बैंक को फाइनेंस करेगा और वे रीफाइनेंस करने का काम करेंगे, या फिर ये आरबीआई से मांग करके उस पैसे को बैंकों तक पहुंचाएगा। तो रीफाइनेंस का मतलब वही होता है कि आपके पास कहीं से पैसा आएगा, उस पैसे को आप किसी और बैंक को ट्रांसफर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व व्यापार संगठन में कृषि वार्ता जब भी होती है तो भारत का रुख किस तरफ होता है? भारत का जो रुख है वो किस तरफ केंद्रित होता है? तो भारत का ध्यान रहता है अपने किसानों की रक्षा करना, अपने छोटे और सीमांत किसानों को रक्षा करना है, ना कि घरेलू सब्सिडी कम करने पे ध्यान, ना कि अपने कृषि क्षेत्र को उदार बनाने पे काम, ना ही हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओपन हो जाए, कि हमारे अलग अलग देशों से हमारे देश में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आने लग जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। सभी कृषि उत्पादों के आयात को प्रोत्साहित करना,
इम्पोर्ट हम कभी नहीं चाहते, और यही हमारी लड़ाई रहती है। फॉरेन कंट्री यही कहती है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करने देता भारत एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि अपने किसानों की रक्षा करना। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार शिक्षा के ऊपर कितना खर्च था? टोटल बजट का कितना परसेंट था हमारा एजुकेशन के ऊपर? 3% था। अब करंट की बात करें अगर हम, तो करंट में भी ये 2.53% है। 2.53% हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान है? सबसे अधिक योगदान हमारा सेवा क्षेत्र का रहता है। अब करंट डाटा देख लेते हैं कि कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है कृषि का, उद्योग का और सेवा का। भाई मैंने चैनल के ऊपर शॉर्ट अपलोड की थी, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे इसका मतलब टर्शरी है, स्काई ब्लू वाले कलर का। येलो का मतलब सेकेंडरी सेक्टर है। ये 25.3% योगदान है हमारा सेकेंडरी का। 55% योगदान है सर्विस का, और 19.7% सबसे कम योगदान किसका है? एग्रीकल्चर का, जीवीए के अंदर, ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंदर। हमारा जो सकल मूल्य वृद्धि है, उस सकल मूल्य वृद्धि के अंदर इन तीनों क्षेत्र का योगदान, ये लेटेस्ट डाटा है बिल्कुल अपना 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे का। बेरोजगारी दर की अवधारणा को कैसे मापना है? आपको नापना है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितने लोग भी आपके अनएम्प्लॉयड हैं, उन अनएम्प्लॉयड लोगों को डिवाइड कर देते हो आप अपनी वर्क फोर्स से। जितने भी आपके पास वर्क करने लायक फोर्स है, यानी वर्किंग एज वाले लोग हैं, उनको उनसे डिवाइड करोगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आ जाएगी। अभी हमें दो डेफिनेशन देखनी है। एक तो वर्क फोर्स किसे कहते हैं वो देखनी है। पहले यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि बिना नौकरी वालों की संख्या को कुल कार्यबल से विभाजित करोगे आप, ना कि कुल जनसंख्या से, ना ही आप श्रम शक्ति से, लेबर फोर्स से डिवाइड नहीं करोगे आप, श्रम शक्ति से करेंगे भाई। श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स। अभी डिफरेंस देखते हैं कि लेबर फोर्स और कुल कार्यबल, आपका जो टोटल वर्किंग फोर्स है और लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स का मतलब वो वर्किंग एज है। लेबर फोर्स का मतलब क्या है? लेबर फोर्स का मतलब वर्किंग एज वाली ग्रुप, ठीक है। और कुल कार्यबल का मतलब अपनी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। फॉर्मूले के अंदर भाई हमारा श्रम शक्ति आएगा, लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड लोगों को आप लेबर फोर्स से डिवाइड करोगे, ना कि वर्किंग फोर्स से। लेबर फोर्स से डिवाइड करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट निकल करके आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट करते हैं। तो भाई लेबर फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। लेबर फोर्स के अंडर वो लोग आएंगे जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है, दोनों हैं। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों को शामिल करता है लेबर फोर्स। तो हम डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को निकालने के लिए लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे। इसके अंदर दोनों लोग आ जाते हैं जो काम करने के विलिंग तो हैं, काम करना चाहते हैं, चाहे वो काम कर रहे हों या फिर अनएम्प्लॉयड क्यों ना हो। वर्किंग एज के सभी लोगों को हम लेबर फोर्स कहते हैं। वर्क फोर्स की बात करें, वर्क फोर्स में वो लोग आएंगे जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड हैं, सच में जो रोजगार में लगे हुए हैं, जो करंटली किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड हैं। ऐसे लोगों को हम वर्क फोर्स बोलेंगे। लेबर फोर्स में दोनों आ जाएंगे, रोजगार बेरोजगार दोनों। भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है? 80%। और अब मैंने इस साल की पीआईबी रिपोर्ट के अंदर चेक किया था, तो इस साल जो जीवाश्म ईंधन है उनकी नहीं दे रखी, नॉन फोजिल फ्यूल की हमें बता रखी है। नॉन फोजिल जो हमारा फ्यूल होता है, उसमें कितना परसेंट कहाँ से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। करंट इकोनॉमिक सर्वे की बात, पीआईबी की रिपोर्ट की बात करें तो नॉन फोजिल फ्यूल इंस्टॉलमेंट की कैपेसिटी की बात की गई है। फोजिल फ्यूल का कहीं भी मेंशन नहीं था, जीवाश्म नहीं है, ये गैर जीवाश्म ईंधन की कैपेसिटी दिखा रखी भारत में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेंशन है विंड पावर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सबसे ज़्यादा तो सोलर है, उसके बाद हमारा विंड पावर है, देन हाइड्रो, हाँ सोलर, फिर हाइड्रो थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट विंड पावर, और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे कम। ये नॉन फोजिल फ्यूल की तो गिवन थी, फोजिल फ्यूल की गिवन नहीं थी। क्वेश्चन 93, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में स्थिर कीमतों पर बिहार के सकल जो अपना जीडीपी होता है, स्टेट जीडीपी, तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली थी स्टेट जीडीपी में बिहार की
कितनी परसेंट थी? 10.98% थी। अब जो करंट जो अपने पास 24-25 वाला सर्वे है, इस 24-25 के सर्वे के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर स्टेट, कौन सी स्टेट? बिहार की जो ग्रोथ है जीडीपी की वो कितनी है? इसकी जीडीपी की ग्रोथ कितनी है उसको देख लेते हैं। तो भाई बिहार की जो जीडीपी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, 24-25 का डाटा है, 23-24 पिछले साल की बताई गई है, उसमें वो थी 14.5% करंट प्राइसेस पर। और बेस ईयर के प्राइसेस की बात करें, 9.2% ग्रोथ रेट है। करंट प्राइसेस पर ग्रोथ रेट 14.5, कॉन्स्टेंट प्राइसेस के ऊपर या फिर बेस ईयर के प्राइसेस के ऊपर 9.2% है। ठीक है, आगे करते हैं। अब बिहार की जो करंट इकोनॉमी है, बिहार इकोनॉमी से जो क्वेश्चन बने हैं, बिहार इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ ही हैं हमारे पास, जैसे 4 या 5, कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको बजट से देखने को मिल सकते हैं बिहार वाले। अभी देखते हैं बिहार की इकोनॉमी के अंदर जो सकल राज्य जीडीएसपी है, ग्रोस जीडीपी है उनकी, वहाँ की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का, उसका उसके अंदर जो राजकोषीय घाटा है वो इतना करोड़ था। और जो ये इतना करोड़ है, ये उनकी पूरी जितनी बजट साइज था उनका, उसका कितना परसेंट था? तो जो ये जो घाटा है, ये उनके पूरे बजट का 2.98% था। अब करंटली देख लेते हैं, इस साल वाला जो बजट है बिहार का, उसका जो उनका टारगेट है किसका? राजकोषीय घाटा जो एस्टिमेट करके चल रहे हैं वो उनका एस्टिमेटेड राजकोषीय घाटा कितने परसेंट है उनकी उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के? तो करंट ईयर के अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है इतने करोड़ का, 32,718 करोड़ का। अगर उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, टोटल इतनी उनकी कमाई होने वाली है, ये एस्टिमेटेड है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, जो ये उनका फिस्कल डेफिसिट था, ये उनकी उनकी स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ये घाटा है फिस्कल डेफिसिट, सिर्फ 3% है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार सरकार के 7 लक्ष्यों में से जो शामिल नहीं है वो है बाल कल्याण। बिजली की बात भी करते हैं, महिला रोजगार की बात करते हैं, स्वच्छ जल की बात करते हैं, लेकिन बाल कल्याण की बात नहीं करते। ये जब महिला रोजगार होगा, महिला एम्पावरमेंट होगी, तो फीमेल चाइल्ड केयर खुद कर लेगी। अब देखते हैं कौन कौन से 7 ऑब्जेक्टिव लेकर के चलती है बिहार सरकार। भाई ये है वो 7 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले, अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, महिलाओं का रोजगार। आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये यूथ की बात हो गई। घर घर हर घर बिजली वाली बात हो गई। पक्की गलियों वाली यानी रोड कंस्ट्रक्शन की बात होगी, शौचालय की बात होगी, और नल वाली यानी पानी की बात होगी। अवसर देने की, रोजगार देने की बात होगी यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं। ये 7 ऑब्जेक्टिव है बिहार सरकार के, 7 निश्चय या फिर लक्ष्य कह लीजिए। अब ये भी बिहार के बजट से ही क्वेश्चन है। बिहार के बजट में निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कपड़ा और चमड़ा जो निवेश प्रोत्साहन है, 2022 के अनुसार राज्य सरकार कपड़ा चमड़ा निवेश करने के इच्छुक उद्यमी, जो भी कपड़े वाली इंडस्ट्री या फिर चमड़े वाली इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको कितना सब्सिडी देगी बिहार सरकार? इन दोनों ही तरीके के उद्यमियों को कितना कितना सब्सिडी यानी छूट देगी? 10 करोड़ तक की इनको सब्सिडी दी जाएगी अगर ये काम करना चाहते हैं, कपड़े का या फिर चमड़े का। अभी आप करंट के बजट में किस तरीके की इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है? करंट आपका बिहार का जो बजट है, करंट बिहार बजट का आपको डाटा देखना है। इसके अंदर जिस जिस स्कीम का नाम आ गया, सारी स्कीम्स की आपको नोट बना लेने की ये स्कीम्स हमारी इंपॉर्टेंट है बिहार बजट की। नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है, बहुलक दे रखा है और माध्यिका दे रखी है। आपको माध्य निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू, यानी बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन, 3 माध्य घटा 2 मीन यानी माध्य, मध्यिका। अब वैल्यूज को पुट करेंगे। मोड हमारा गिवन है 25.5 इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माध्यिका के साथ। माध्यिका हमारी गिवन है 16.5, माइनस करेंगे 2 इंटू मीन। मीन हमें गिवन नहीं है, 2 इंटू मीन को यहीं रहने देंगे। अब इन दोनों की, अब 16.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 49.5 माइनस 2 मीन। आगे अपना 25.5 चल ही रहा है। अब यहाँ पे 2 मीन अपना किसके इक्वल आएगा? 25.5 डिवाइडेड बाय 49.5
और जो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ से हटके यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा इधर 1/2 और आंसर आएगा अपना 12। भैया डिवीजन में नहीं आएगा, ये यहाँ पे माइनस में था ना इसके साथ, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा पहले। ठीक करते हैं इसको। ये 49.5 जब लेफ्ट हैंड की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। आंसर आएगा यहाँ से अपना 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। 24 इधर आएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2x चल रहा था माइनस का, ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि 49 अपना यहाँ पे बड़ा था माइनस का। अब ये यहाँ पे दोनों साइड माइनस से माइनस कट गया, 2x आ गया अपना इक्वल टू 24। अब मीन की वैल्यू निकालनी है। 24 इज इक्वल टू 2x है, अगर 24 इज इक्वल टू 2 मीन अगर है तो मीन अपना कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 12 अपना मीन आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न्यूमेरिकल के नाम पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है कोरिलेशन की बात पूछी गई है, ये भी अपना स्टैटिस्टिक 11th क्लास की एनसीईआरटी का है। सहसंबंध क्या करता है? सहसंबंध हमारा सिर्फ ये दिखाता है कि जब एक चर पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है कि ये चर ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है कि एक चर ऊपर जाता है तो दूसरा, एक के ऊपर जाने से दूसरा कम हो जाता है, बढ़ेगा नहीं कम होगा। एक चर के ऊपर जाने से दूसरा चर नीचे आता है, यानी ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा। रिलेशनशिप नहीं दिखाते बेसिकली। कोरिलेशन सिर्फ ये बताएगा कि चरों में जो परिवर्तन होता है वो एक ही किस दिशा में होता है, इसके बारे में बताता है। जो चरों में होने वाले सिर्फ परिवर्तन को दिखाता है, किसी तरीके का रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं बताता कि डिपेंडेंसी किसकी किसके ऊपर है, कारण परिणाम का संबंध के बारे में नहीं बताता, और ना ही किसी निर्भरता के बारे में बताता कि आपका ये वाला इंडिपेंडेंट है ये वाला डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के बारे में हमें कोरिलेशन नहीं बताता। ये सिर्फ हमें एक डायरेक्शन दे देता है कि भाई जब एक बदलता है इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है? परिवर्तन की दिशा बताता है। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारी पावर आगे आ जाएगी एक्स के, और पावर में हम क्या करते हैं? पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं। राइट आंसर होगा n इंटू एक्स की पावर n-1। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन निकालने को बोला गया था, ये इंटीग्रेट करना था आपको 5x को। 5x को जब आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगानी है आपको +5 की -5 की। सोल्यूशन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद पेपर पूरा हो जाएगा। 5x को हमें इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं? पावर के अंदर हम एक जोड़ लेते हैं, जो ऊपर आंसर आता है 1 + 1 2 आएगा, वही हम नीचे लिख लेते हैं। तो अपना आंसर क्या आया? 5x की पावर 2 आ गई और नीचे भी हमने 2 लिख लिया। अब 5x² को ऊपर हमारी लिमिट 5 है, एक बार हम 5 रखेंगे x की जगह, एक बार हम -5 रखेंगे, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ये +5 रखा हमने x की जगह, इसको माइनस किया हमने -5 रख के x की जगह, तो दोनों का आंसर सेम आता है। 125/2 और 125/2 इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। आंसर वहां से अपना 0 हो जाएगा। किसका आंसर आइए? इंटीग्रेट किया हमने 5x को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 0 निकल कर आएगा आंसर। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।